कर लिए, रिवाइज कर लिए? क्वेश्चन भी पूछूंगा एक दो, फिर आगे बढ़ेंगे। कल लॉज हो गया था, टाइप्स ऑफ लॉज हो गया था ना, तीन बेसिस पे था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे एक हेडिंग डालिएगा, ठीक है? पहले हेडिंग एक डाल लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ, ठीक है? जो आज का टॉपिक हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत, जो नहीं आएंगे बहुत नुकसान हो जाएगा। एक पहले हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसको एक बार लिख लीजिए। लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द टू बेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द टू बेसिस। ठीक है जी? तो कल जो पढ़े थे उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। संडे को सबको लगता है पता नहीं खामों का कि संडे को मतलब संडे मतलब छुट्टी होता है। अरे ऐसा होता है क्या? नहीं, आपको पता है आपसे नियम चेंज होने वाला है। आपको मैंने एक दिन बताया भी था कि अब सारे स्कूल्स में संडे को स्कूल जो है ओपन्स रहेंगे और किसी एक दिन बंद रहेगा, ठीक है? इधर मंडे ट्यूसडे या किसी भी दिन बंद रहे। खैर कोई नहीं, दिमाग में लाना नहीं है, बाकी आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ऐसा मानते नहीं, लेकिन फिर भी हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग जिसको कुछ काम नहीं हो पता है, आप उसको बोलिएगा तो क्या बोलेगा? सर आज संडे है, मतलब कुछ काम नहीं है, घर पर रह के खाली कुछ एक ही काम है, मोबाइल स्क्रॉल करेगा बस, सोएगा, बाकी कुछ काम नहीं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको संडे का बता रहा हूँ। जो लोग काम नहीं करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि संडे है, पूरा संडे बर्बाद होता है। उस दिन उनको लगता है काश आज भी क्लास हो जाता ना तो ठीक ही रहता। लास्ट में, रात में, दिन में नहीं। दिन में क्या होता है, वो तो बिजी रहते हैं। आप कुरकुरे खाइए, मम्मी अगर है साथ में तो मम्मी ये बनाओ, मम्मी वो बनाओ। लेकिन थैंक्स के मोतिहारी थोड़ा गांव वाला एरिया है, तो ज़्यादा अगर आप अपना ज़्यादा विश पूरा करिएगा तो मम्मी लोग को विश 2 मिनट में पूरा कर देता है। फिर बात में पढ़े लिखे का हाईला नहीं किया, इनका हाई चाहिए हो चाहिए। तो सर ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ठीक भी है, क्योंकि दिल्ली वगैरह में चलो मानते हैं होता है, बिकॉज दिल्ली बहुत स्ट्रेसफुल सिटी है, भाग दौड़ है। लोग को एक दिन छुट्टी, बस सैटरडे नाइट को सब खुश रहेगा खूब। जैसे शनिवार हुआ, पूरा पार्टी सार्टी एकदम पूरा बूम बम प्लान बनता है। अच्छा, पूरा रात भर पार्टी होगा। संडे को उठेगा सब 12-1 बजे 2 बजे दोपहर में, ठीक है? और उठ के उसके बाद कुछ खा पी लेगा। अब स्ट्रेस इस बात का है कि कल मंडे है, कल ऑफिस जाना है। समझ आ रहे हैं? सैटरडे पूरा खुश थे अपन कि कल संडे है, और संडे को स्ट्रेस इस बात का है कि कल मंडे है, फिर ऑफिस जाना है। जिंदगी ऐसी ही गुजर जाती है। मैं आपको सिंपल एक ही बात बता रहा हूँ, हर दिन को एक ही नजरिए से देखो, कभी लाओ ही नहीं कि कुछ है कुछ है कुछ नहीं है। क्योंकि जिस दिन कुछ आप सोच लेते हो उस दिन आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बहुत दिक्कतें हो जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। खा पी गया वो सब? चेहरे से तो नहीं लग रहा। 12 बज रहे हैं कुछ लोगों के चेहरे पे, समझ रहे? यहाँ वहाँ सब लग रहा है वही वाला हाल है। अब क्या करूँ मैं भी कुछ कर नहीं सकता, मैं भी अकेले ही रहता हूँ, तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। बट मैं एक चीज़ सोचा हूँ, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, आगे से मैं सोचा हूँ, उस बात का ध्यान रखूँ कि आने से पहले
आप लोग के आने से पहले, चूंकि मैं जब शक्ल देख लूंगा कि ये भूखा है तो फिर तो मैं आपको आराम से कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब रेडीमेड, और आप आराम से खा लेंगे, ठीक है। खैर कोई नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ लोग संडे मनाएंगे अपना। कल मैंने आपको बताया था, इसके टॉपिक से पहले थोड़ा सा मैं एक बार जिक्र कर देता हूं ताकि रिकैप हो जाए। टोटल थीम कितना था पॉलिटी में? 9 थीम था। 9 थीम से आगे मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी। उसमें सबसे पहली बात ये बताई थी कि सर ऑरिजिन ऑफ लॉ से पहले पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, गवर्नेंस क्या है। क्लियर है ये तीनों पार्ट? अरे हाँ है ना, तीनों क्लियर है सर। आगे हमने 2-3 बात और देखा। एस वाला याद रखना, कैपिटल एस से रहेगा उसका मतलब देश होता है, स्मॉल एस रहे तो जनरली राज्य होता है, बाकी आप कॉमन सेंस लगा लेंगे। उसके आगे की बात अगर करते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग है उसमें क्या आएगा कि सर ऑरिजिन ऑफ लॉ कैसे हुआ, और ऑरिजिन ऑफ लॉ अगर हुआ तो इंडिया में 2 ऑप्शंस थे, या तो रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ मैन। तो बड़ा कौन इंडिया ने किसको एक्सेप्ट किया? रूल ऑफ लॉ को। और लॉ अगर ग्रेटर देन पीपल है, यही मीनिंग है रूल ऑफ लॉ का। तो सर 4 पॉइंट थे, जो चारों पॉइंट में बार बोलो, इतनी बार जिक्र होगा कि आपको दिमाग में रख लेना है। तो चारों पॉइंट में क्या क्या था, रिपीट कर लो जरा। पहला आवर पास्ट, दूसरा सोशल स्टेटस, मेल और फीमेल। जैसे सोशल स्टेटस बोलते हो तो दिमाग में आ जाता है ना कि मेल इतना लिटरेसी, वो आ जाना चाहिए, तभी फायदा है मेरे पढ़ाने का। थर्ड डाइवर्सिटी, एंड फोर्थ इज इनवॉलेंट्री फेडरलिज्म। यहाँ तक क्लियर है जी? तो यहाँ तक हम तो सब देख चुके थे। उसके आगे थोड़ा कल बढ़े हम तो 2-3 बात और देखे। क्या? तो सर पहले देखे कि लॉज अगर देखते हैं कि लॉज के टाइप्स देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज, तो 3 बेसिस पे था। पहला कौन सा बेसिस था? टारगेट, कि सर कानून कुछ भी बनेगा तो किसी लोग के लिए तो बनेगा, या कोई इनके लिए या इनके लिए, कोई एक टारगेट ग्रुप होगा। तो अगर हम लॉ बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए तो अच्छा पेड़ कट रहा है क्या? तो इसको एक खींच के इधर कर दीजिए। अच्छा आप लोग से नहीं होगा, 1 मिनट रुकिए, तो कर देंगे ओम। हाँ इधर खींच लीजिए, उस पेड़ का थोड़ा दे। अच्छा आपका भी तो होगा उसमें, कर लीजिए। तो पता चला कि बस गाड़ी पेड़ के नीचे दौड़ी हुई है। चलिए सॉरी, रिदम मेंटेन करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि 3 बेसिस था। पहला था टारगेट। टारगेट बेसिस पे क्या था कि सर फॉर गवर्नमेंट, और दूसरा किसके लिए था? फॉर सिटीजन्स। तो फॉर गवर्नमेंट के लिए हमने क्या किया था, मतलब 2 चीज थे। एक था फॉर गवर्नमेंट के लिए सर कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनाया गया है वो गवर्नमेंट के लिए है, क्योंकि वो उसके पावर को क्या करता है, लिमिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। दूसरा किसके लिए था? फॉर सिटीजन्स के लिए। और सिटीजन्स के लिए देयर आर लॉट ऑफ लॉज, उसमें मैंने आपको आईपीसी वगैरह बताया था, सीआरपीसी, डिफरेंट डिफरेंट लॉज है जो सभी पर लागू होगा। ठीक है जी। दूसरा कौन सा बेसिस था टारगेट के अलावा? अरे बोलो। इम्पैक्ट, किस पे असर पड़ता है? तो सर किस पे असर पड़ता है बता दो जरा। एक बोला था आपको सिविल लॉ, दूसरा बोला था क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में बोला था कि सर वो ऐसा लॉ है जो आपको जेल नहीं भेजेगा, उसके बदले आपको मुआवजा मिल जाएगा, कंपेंसेशन मिल जाएगा, बट वो जेल नहीं भेजता सिविल लॉ। दूसरी बात, सिविल लॉ बैक डेट पे लागू होता है कि नहीं होता है? सिविल लॉ बैक डेट पे लागू होगा, लेकिन क्रिमिनल लॉ बैक डेट पे लागू नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? अब उसके आगे बढ़ते हैं तो हमने एक और देखा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बेसिस पे कितने? 3 थे ना? कितने? 3 की 2? पहला जनरल लॉ जो सभी के लिए
है, उसके बाद स्पेसिफिक लॉ जैसे पॉक्सो वगैरह, उसके बाद फिर हमने बोला था डेलीगेटेड लॉज या बाई लॉज, जो आपका क्या है मीनिंग है कि एक लॉ था आरटी था, उसके तहत आपको पावर दिया गया कि इसी का इस्तेमाल करके आप नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बच्चों का बढ़ रहा है तो आप उसको रिगेन कम घटा सकते हैं। यहां तक क्लियर है? जोर से बोलो यस और नो। ठीक है, आगे बढ़ो। और आगे उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने डाल दिया है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था ना? ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी 2 बेसिस। अब उसमें ध्यान से एक बार टॉपिक लिख लीजिए, फिर आगे उसके बाद बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बोला था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अच्छा, एक और चीज बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और फिर क्या सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन तीनों आपको बोला था। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या था? बोलो बोलो। इट्स एन आइडिया, एक आइडिया आया कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इसीलिए बनाया गया ताकि उस आइडिया को इंप्लीमेंट किया जा सके। और लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब सिंपल मैंने बोला कि आपने क्या किया, एक लॉ बनाया जिस लॉ के तहत बहुत सारे लॉज हैं और उसमें से सबसे सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए मैंने बोला था 2 चीज का ध्यान रखिएगा। अगर सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, हर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते, बट कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जरूर कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर 2 बात का एक और डिफरेंस पहले लिख लीजिएगा। इसको लिखने से पहले अगर आप टॉपिक लिख भी लिए तो खैर कोई बात नहीं, एक और पहले इसके पहले लिख लीजिएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। आप उसमें लिखिएगा कि सर आखिर और लॉज में और कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क क्या है। हालांकि ये फर्क आप खुद से थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे तो लिख सकते हैं, फिर भी ये डिफरेंस जरूर लिख लीजिएगा। जैसे आप अगर टॉपिक लिख भी लिए हो मान लो, तो उसका थोड़ा सा पेज छोड़ के आगे नेक्स्ट पेज पे इसको आप लिख सकते हो, ठीक है? या फिर उसको काट के लिख सकते हो, वो ज्यादा इजी रहेगा कि काट ही के लिख लो। मैंने वो एक और बात कल बोला था आपको कि गवर्नमेंट जो है किसी भी चीज का सॉल्यूशन सिर्फ 2 तरीके से दे सकती है। क्या क्या? या तो स्कीम से या फिर लॉज से, इसके अलावा उसके पास कोई और तरीका नहीं है। और इनफैक्ट सच बात यह है कि उतना ही काफी है, उसमें सारा कुछ आ जाएगा। तो एक या तो स्कीम से भेजेगी या किससे? लॉज से। तो सर बहुत सारे उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो बेरोजगारी का प्रॉब्लम है तो मनरेगा कर दिया, मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिल जाएगा, 100 दिन को लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाता है। तो सर उसी तरीके से अब आगे इन दोनों में फर्क, पहला फर्क पहले लिख सकते हो खुद से, दोनों में फर्क पहला क्या लिख सकते हो? सोच के एक बार सोच लो, लिखना मत, एक बार सोच के मुझे बताओ कोई। 1 मिनट, क्या बोले? हाँ चलो चलेगा, गुड। और इसके अलावा ये तो पॉइंट फिर भी चलो दिमाग में हिट किया तो अच्छी बात है, पढ़ाया तो था ही। फिर उसके अलावा दूसरा पॉइंट कोई सोच ले, एक बार सोचो, जस्ट सीरियसली सोचना, नहीं तो सोचे कि ना बोले सर सोच लिए। क्या सोचे? सर 7 तारीख को शादी है, अब तब फिर हो जाना है कांड। फिर एक बार ध्यान से सोच लो, फिर मैं बता देता हूँ आपको। चलो गुड, ये पॉइंट ठीक है, बहुत बढ़िया, ये अच्छा लगा पॉइंट, बहुत बढ़िया। आगे कोई और? अच्छा वो पॉइंट तो आपने वो घुमा दिया, चलो फिर भी चलो बढ़िया है। चलो लिखो, पहले कुछ चीजें लिखवा देता हूँ, बहुत जरूरी है, यहीं पे आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है, आपको पता है एक PMMVY योजना है, ठीक है? PMMY है शायद, प्रधानमंत्री मैटरनिटी योजना। सुनना ध्यान से, वो अलग है, वो PMKVY मत सोचिएगा, ठीक है? वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नहीं है जहाँ पे आप जाके कंप्यूटर सीखेंगे सर्टिफिकेट मिलेगा, कंप्यूटर सीखेंगे कम सर्टिफिकेट पहले मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, वो अलग चीज है, उसको तो छोड़ ही दी जाए। ये है प्रधानमंत्री मैटरनिटी योजना, जो मातृत्व योजना होता है। जैसे कोई भी माता, कोई भी माँ जो अभी बच्चों को जन्म देने वाली हैं, तो उसके लिए पहले बहुत सारा प्रावधान था, बहुत सारे अलग अलग नियम थे। तो ये योजना इसलिए लाया गया, और इस योजना के तहत, जैसे आपको नहीं पता होगा या फिर हो सकता है पता भी हो, जैसे अगर फॉरेन में एक नियम है कि अगर कोई भी एक कपल, मान लीजिए अगर एक माँ एक बच्चों को जन्म दे रही है, तो उस समय हस्बैंड को रहना कंपलसरी है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, इसलिए कि एक हस्बैंड को एहसास हो कि क्या पीड़ा होता है, क्या दर्द होता है और कितने उस लेवल पे वो करते हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। अब इंटरेस्टिंग समझो कि मान लो अगर एक तरीके से देखते हैं कि अगर वहां पे वीडियो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि सर बच्चा जो है किसी एक का नहीं है, बोथ फादर एंड मदर का है, दे आर द रिस्पॉन्सिबल। तो उसी तरीके से ये चीज को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में बहुत सारी चीजें लाई गई हैं, बहुत सारी चीजें चेंज भी की गई हैं।
ध्यान से समझना। तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने उस समाधान को स्कीम से कर दिया? हम ये भी बोल सकते हैं कि सर इसमें कुछ लॉज भी बना दिया। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका सॉल्यूशन दोनों से होगा, ये जरूरी थोड़ी है कि एक ही होगा। अरे सीधी सी बात है, या तो लॉज से होगा या स्कीम से होगा, बट ये भी तो हो सकता है कि कुछ स्कीम से भी दे दिए और कुछ क्या कर दिए, लॉज भी बना दिए। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये पूछता है कि गवर्नमेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ओनली बाय टू वेज, दैट इज या तो लॉज या फिर क्या, स्कीम्स। बट ये भी ध्यान रखना कि बोथ कैन बी पॉसिबल एट ए सिंगल टाइम। किसी एक चीज को टैकल करने के लिए कुछ आपने स्कीम भी दे दिया और कुछ किया, और उसका बेस्ट एग्जांपल सर ये सामने है, जो कि आपके प्रधानमंत्री मैटरनिटी योजना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्पेशली इसमें आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट घुमाता है आपको, और यूपीएससी खूब स्टेटमेंट घुमाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इट कैन बी पॉसिबल कि एक सॉल्यूशन के लिए आप दोनों चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉज का भी और स्कीम का भी। आगे आइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज में क्या डिफरेंस है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपने बोला, अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसमें लिख लीजिए जो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बोला था, सर कोई भी चीज क्यों महान है, क्यों महान है। मान लो अगर हम बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत महान है, क्यों? क्योंकि सर क्या उसको चेंज करना आसान है या डिफिकल्ट है? अगर कोई चीज आसानी से चेंज हो जाता है तो फिर महान क्यों है, वो सुप्रीम कैसे बन सकता है इस दुनिया में। वही इसीलिए बोले कि आपको जब एथिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था, इस दुनिया में जिस इंसान को कोई सिद्धांत नहीं हो, और वो सर सिद्धांत जब उसके पास नहीं हो, कोई अपना प्रिंसिपल्स नहीं हो, तो सर वो उसका सक्सेस होने का रेशियो बहुत कम होता है। इसलिए इस दुनिया में वही लोग सक्सेसफुल हैं जिनका कोई एक सिद्धांत था, चाहे वो महात्मा गांधी का हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडर का हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर कहने का है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी तो एक लॉ ही है ना, बट हमने इसी लॉ को सुप्रीम क्यों माना? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू चेंज। ये पॉइंट लिख लो। कमाल की बात यह है कि डिफिकल्ट टू चेंज क्यों है, जिसने बनाया वो भी खुद इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात। लॉज क्या है? इजी टू चेंज। भाई कल क्या था? कल था ट्रिपल तलाक था, ट्रिपल तलाक अभी आया, उसमें चेंज करके खत्म कर दिया, बात खत्म। लॉज बनते ही हैं, रूल्स नहीं। डायलॉग मूवी में सुनते होंगे, क्या कानून बनता ही इसलिए है तोड़ने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर कानून इसलिए बनते हैं, इसलिए लॉज जो है इजी टू चेंज। सर कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लॉज है, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज, दैट्स व्हाई वी सेड इट क्या कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी है क्या, ये लॉ भी तो है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ये इतना स्ट्रांग है कि जिसने बनाया सर उसकी औकात नहीं है कि इसको चेंज कर सकता है। पहले यहां तक क्लियर है? आगे आना, थोड़ा दूसरा हेडिंग लिखना। सर इसी में दूसरा पॉइंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो बातें लिखी गई हैं, जो प्रोविजंस हैं कि सर ये बात ऐसे ऐसे है, उन प्रोविजंस को बोलते हैं आर्टिकल्स। प्रोविजंस आर कॉल्ड आर्टिकल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 आर्टिकल। तो इसके जो प्रोविजंस है, जो इसके प्रावधान है, प्रोविजंस मतलब क्या होता है? प्रावधान। उस प्रावधान को हम क्या बोल रहे हैं? क्या? आर्टिकल्स। क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल। बहुत बढ़िया। उधर लिखिए, प्रोविजंस आर कॉल्ड सेक्शंस। जैसे बड़े बोलते हैं आईपीसी की धारा सेक्शन 302 के तहत इनको ये सजा मिलती है। तो लॉज में यहां पे यूज होगा, यहां पे क्या लिखोगे? प्रोविजंस आर कॉल्ड सेक्शंस। धारा 302। तो यहां का जो प्रावधान है जो लॉज में, उसको क्या बोलेंगे कि सर धारा 302 के तहत आपको ये सजा मिलती है, धारा 324 के तहत ये मिलती है। लेकिन जब बात कॉन्स्टिट्यूशन की करें तो हम क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 14 हमको ये राइट देता है कि राइट टू इक्वालिटी का आधार है। आर्टिकल 19 ये बोलता है कि किसी भी आदमी को एक्सप्रेशन करने का, धर्म फॉलो करने का या कुछ भी करने का आधार है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? आर्टिकल्स। लेकिन जब लॉज में बोल रहे हैं तो लॉज में क्या आर्टिकल बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सेक्शन। तो इसलिए हम वहां बोलते हैं कि सेक्शन धारा 302, सेक्शन 302, 356 ये कि इसके अकॉर्डिंग ये होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तो हम ऑलरेडी वर्ड क्या यूज करेंगे? आर्टिकल। पहले यहां तक जी क्लियर है? अब कुछ बात पहले ही समझ लो, इसी पेज में आपका स्पेस बचा होगा तो ठीक है, पॉइंट में मिटा रहा हूं, कुछ चीजों को समझ लो। मैं एक बहुत अच्छा टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक में जितने भी आर्टिकल्स है, मान लो 395, 435 जितने भी आर्टिकल्स हैं, सब के सब
मस्त हो जाएंगे, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा, ज्यादा आपको झंझट लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ एकदम गारंटी के साथ सर, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ, इतना जबरदस्त टेक्निक है और जीवन में कभी भूलोगे भी नहीं। 695 मिनट में। हाँ मतलब बिल्कुल, अरे 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट में समझ रहे हो, 1 मिनट, 2 मिनट तो बहुत हो गया। और आपको बस ध्यान रखना है कि वो एक कहावत की तरह है बस, जैसे आप लोग ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ते थे तो नहीं पढ़ते थे ट्रिगोनोमेट्री में कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंजाब भूखा प्यासा, सॉरी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, समझ में आ रही है? तो वो जो होता था ना वो सब टेक्निक कुछ वैसा ही है इधर, और आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं जब बोलूं मेरे क्लास में अलर्ट रहना, नहीं तो मेरे क्लास का कोई फायदा उठा नहीं पाओगे आप। अब सर बात आते हैं कुछ इस पे, मैंने मान लो एक ऐसे लिखा है 1, फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा 1, ठीक है, फिर मैंने लिखा, ठीक है, क ख क ख पे नहीं अभी जाइएगा, अभी क ख में दूर है थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले लिखिए ये वाला एक वाला लाइन लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, पार्ट्स पहले लिखो आराम से 1 by 1। लिख लिए? अब देखो मान लो अगर इसी को चेंज करते हैं, पहले एक काम करना, अच्छा चलो 1 भी लिख लियो तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 2 भी लिखा हुआ है और तब ए लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, काट के लिख लो, या काट के क्या लिखना है, उसी में तो 2 जोड़ना है आपको, ए बाद में कर दो, ठीक है। आमतौर पे मतलब यूजुअली आमतौर पे जो आपको इस वाले पे होगा ऐसे ब्रैकेट, तो आप इस पे दे देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सिंपल ऐसा भी लिखा है तब भी उसका मीनिंग सेम है, अगर आपने ब्रैकेट दे दिया तब भी उसका मीनिंग सेम है। पहले बता देता हूं क्या है, उसको ब्रैकेट देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट जनरली आपको जो लिखा हुआ मिलेगा वो यूजुअली पहले वाले पे ब्रैकेट नहीं होगा, बाकी यहाँ पे ब्रैकेट होगा। तो सर मीनिंग क्या है पहले समझ लीजिए। जो पहला है न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल में कैसे होगा, जैसे 1 2 न्यूमेरिकल तो जानती है ना, 3 4 वाला, अगर इस ढंग से लिखा हुआ है सब के सब, इसको सर बोलेंगे पार्ट्स, यानी कि ये है भाग, ये आर्टिकल्स का भाग है, जैसे बोलेंगे अभी पढ़ा देता हूं। फिर 1 बोलेंगे तो इसको बोलेंगे क्लॉज, ठीक है, क्या हुआ, उसके बाद इसको बोलेंगे सब क्लॉज, सॉरी आर्टिकल, ये तो मेन भूल ही गया, उसके बाद क्लॉज, उसके बाद सब क्लॉज, पार्ट्स आर्टिकल क्लॉज एंड सब क्लॉज, ठीक है, पार्ट्स आर्टिकल क्लॉज एंड सब क्लॉज। तो अब मैं एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले लिख लो, तब आपको आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ CLAUSE, देखिए मैं बोलूं जो न्यूमेरिकल फॉर्म है उसको क्या बोल रहे हैं, पार्ट्स, तो मैं ऐसे बोलूंगा, कोई भी जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखे हुए और आपको जो मिलेगा आगे आर्टिकल मिलेगा भी, तो आर्टिकल ऐसे बोला जाएगा सिंपल कि कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 में यानी कि पार्ट 1 में उसके आर्टिकल 1 के तहत उसके क्लॉज 2 और तब उसके सब क्लॉज ए में ऐसा लिखा गया है कि ये करना है। मेरी बात पहले समझ में आ रही है, फिर बोल रहा हूं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स 1 आर्टिकल, फिर क्लॉज, फिर क्या सब क्लॉज। अब आपको ये ध्यान में रखना है हर जगह, क्योंकि ये ऑलरेडी जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे, जैसे पढ़ाऊंगा कि पंचायत है, तो मान लो पंचायत में अगर दिया हुआ है तो आर्टिकल मान लो उसका भाग लिख दिया है 11, तो जब ऐसे लिखा हुआ है इसका मीनिंग पार्ट्स कितना हुआ 11, क्योंकि न्यूमेरिकल में ही पार्ट्स रहेगा। अब 11 के बाद फिर आगे बढ़ता जाएगा तो कुछ ऐसा चल जाएगा कि सर मान लो पार्ट 11 के आर्टिकल 3 उसके तहत क्लॉज 2 के तहत इसका आई सब क्लॉज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंपल आपको याद रखना है, आर्टिकल्स के पहले क्या आएगा पार्ट्स, फिर आर्टिकल्स, फिर क्या क्लॉज, फिर क्या सब क्लॉज। यहां तक पहले क्लियर है? तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए आप आराम से यहीं पे लिख लेंगे, क्योंकि अभी आपको दूंगा तो मजा आएगा। आगे और जाएंगे तो क्या होगा, इस आई में भी आगे जाकर फिर जुड़ जाएगा कुछ और आई के साथ, फिर अगर जेड तक चला जाएगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा, उसके लिए परेशानी होना है। फिर जेड के बाद ए से शुरू होगा, फिर ये जेड तक चला जाएगा।
तो डिपेंड इस बात पे करता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार चेंज किया। इधर देखो, तो मान लो अगर हमने जब से ऐसे लिखा है 1 के अंदर ही, इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 के आर्टिकल 1 में सिर्फ लिखा हुआ था, लेकिन हम अब चाह रहे थे कि नहीं इसमें कुछ चेंज किया जाए, तो हमने ऐड कर दिया कुछ। फिर जब ऐड किया तो पता चला नहीं कुछ और ऐड करना है, तो फिर हमने ए दे के ऐड किया। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। ओए उसको फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। अभी दोबारा आया बताता हूं मैं, ठीक है? चलो, तो मान लो ये पार्ट्स, ये आर्टिकल, ये क्लॉज और ये सब क्लॉज। तो सर सिंपल ध्यान में रखिएगा कि जो प्रोविजंस है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के, उस प्रोविजंस को क्या बोलते हैं हम? पार्ट्स, आर्टिकल, क्लॉज और सब क्लॉज। जबकि लॉज का सिंपल क्या बोलेंगे? सेक्शंस। कुछ समझ में आ रहा है? अरे जोर से हाँ है ना? चलो अब आगे आना। नेक्स्ट, अब एक जो हेडिंग डाले थे उस हेडिंग से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद आगे काम बढ़ाएंगे। और जो ये हेडिंग बोल रहा हूं, ये हेडिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 2 बेसिस। डाल दिए हैं। पहला बेसिस मैं लिख ही देता हूं अच्छे से। चलिए पहला बेसिस लिखिए। फर्स्ट बेसिस, लेयर्स या फिर नेचर ऑफ स्टेट। लेयर्स या फिर नेचर ऑफ स्टेट। क्या वो क्लास नहीं रखना चाहिए था क्या मुझे? किसी को अफसोस तो नहीं हो रहा है कि आ गए? चलो ठीक है। क्लासिफिकेशन के पहले में लिखो, पहला 2 बेसिस बोला हो ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 2 बेसिस, उसमें फर्स्ट बेसिस लिखिएगा ऐसे करके। फर्स्ट लिखिएगा लेयर्स, ठीक है, या फिर इसी में से नेचर ऑफ स्टेट। लेयर्स या फिर नेचर ऑफ स्टेट। कल कुछ लोग कहीं शादी में भी गए थे क्या? कल कितने लोग गए थे? हाथ खड़े करना। नहीं गए थे? फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि गए थे। किसी और को मैंने देख लिया था फिर क्या मोहल्ले में? अच्छा सपना में। मुझे भी, हाँ सही हो सकता है, माइट भी पॉसिबल, क्योंकि मेरा भी तो काम वही है, पढ़ना पढ़ाना। दिन भर रात भर आप ही लोग का शकल देखना है और वही काम है, तो पॉसिबल तो हो ही सकता है। चलो अच्छा किया आप बता दिए, लेयर्स या फिर नेचर ऑफ, लेकिन मैं रियल में देखा था। समझो। खैर कोई नहीं। तो लेयर से नेचर ऑफ, मतलब कि देखो 2 बेसिस हम देख रहे हैं, ठीक है जी? एक बार जोर से प्लीज रिस्पॉन्ड करें, ऐसा नो आप थोड़ा एकदम बनाते हैं। तो मान लो 2 बेसिस है, इसमें नेचर ऑफ स्टेट या लेयर्स में एक है कि सर किस टाइप का गवर्नमेंट होगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं तो मतलब ये बोल रहे हैं कि कैसा लेयर होगा, कैसा गवर्नमेंट होगा जिसके कारण वो काम चलेगा उसका। तो पहला एक इसमें लिखोगे यूनिटरी। यूनिटरी मतलब क्या होता है? एक होता है।
आप यूनिटरी मेथड पढ़ते हैं, एकिक नियम, हिंदी में नहीं बोलते उसको, एकिक नियम, लेकिन वो इंग्लिश में यूनिटरी मेथड होता है। तो यूनिटरी लिख लेना एक, ठीक है। दूसरा बहुत मजेदार टॉपिक है ये, देखना, जानते हो जैसे ही जहां जाए इसी का दूसरा टाइप है, इसी में दूसरा है फेडरल, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द टू बेसिस। उसमें पहला बेसिस है लेयर्स, और इसके हैं दो टाइप, एक है यूनिटरी और दूसरा क्या है, फेडरल, जिसको संघीय व्यवस्था कहते हैं। देखना ये ऐसे आगे जाके मतलब ऐसे जाके कनेक्ट होगा ना, आपको लगेगा अच्छा ये था, ऐसे लगेगा, एकदम जबरदस्त लगेगा आपको, ठीक है। पहले दोनों लिख लो, पहला बेसिस लिख लिए बहुत अच्छा किया। यूनिटरी मतलब सिंपल, और फेडरल मतलब दोनों का मीनिंग समझना है। आराम आराम से बताऊंगा आप लोग को, बड़ा मजे से, मतलब आप लोगों को ना पढ़ाने में मुझे भी मजा आ रहा है। आप लोग की मैं बोला ना, बहुत मानता हूं आप लोग को, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहला फर्स्ट, इसका टाइप है दो, अब क्लियर है, यानी कि फेडरल का दो टाइप, बहुत बढ़िया। तो फेडरल के दो टाइप में लिखो कि अगर सेंट्रल, ठीक है, या सेंट्रल लिखने, सेंटर भी लिख लोगे तभी चलेगा, ग्रेटर देन स्टेट, सेंटर ही लिख लो, सेंटर ग्रेटर देन स्टेट, और दूसरा स्टेट ग्रेटर देन सेंटर। कॉपी में कुछ जगह बचा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं? तो सर अगर जगह बचा है तो एक काम करो, वो एक हेडिंग लिखो, फेडरलिज्म। इसको यहां तक रहने दो, इसके आगे नहीं जाने वाला है। उसी के नीचे अगर गैप है तो ठीक है, या इसके पहले भी अगर गैप कहीं पेज में बचा है तो एक बार लिख लो, फेडरलिज्म संघवाद, FEDERALISM। लेयर्स में कुछ है ये? क्या क्या लेयर्स में? लेयर्स में? ये मैंने बोला दो, एक बोला नहीं नहीं, इसमें नहीं ना? सुनो सुनो, अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ध्यान से एक बार और सुनो। देखो मैंने बोला ये दो लिख लिए, आराम से पहले सुनना। मैंने बोला लेयर्स या नेचर ऑफ स्टेट, एक पहला बेसिस, इस बेसिस के आधार पर इसके दो टाइप हो गए, कौन कौन, यूनिटरी और फेडरल। और यूनिटरी के दूसरे कोई टाइप नहीं है अभी, फेडरल के फिर दो टाइप हो गए। एक पहला टाइप क्या, जब सेंटर स्टेट से बड़ा हो तब, और दूसरा जब स्टेट सेंटर से बड़ा हो तब। अभी तक यहां लिख लो। अब इसको समझाने के लिए मुझे ये टर्म आपको पहले समझाना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको बोला अब आप फेडरलिज्म लिखना, और ध्यान से सुनना, सब ध्यान से खाली सुन लोगे तो सारे सवाल का जवाब यहीं खत्म हो जाएगा, बस सुन लेना, लास्ट लास्ट तक सब जवाब मिल जाएगा। तो फेडरलिज्म लिख लो। फेडरलिज्म में एक डेफिनेशन बोल रहा हूं, पहले लिख लो, फिर समझाऊंगा एक ही साथ। लिखो लिखो, एनी कंट्री having central and state government, any country having central and state government ठीक है, doesn't matter मतलब does not matter which one is more powerful, which one is more powerful। आपका इंग्लिश खुद इतना अच्छा हो जाएगा ना 3-4 महीने बाद, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, कि आप उसके बाद कहेंगे कि सर अब कंफ्यूजन हो रहा है कि हिंदी में लिखे कि इंग्लिश में लिखे। इसीलिए ध्यान से लिखना, आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अरे बोल देंगे, सुनो बोल दूंगा बेचैन मत तो, आराम से रहो, सारा जवाब मिल जाएगा। पहले मैंने क्या बोला उसको समझो चलो कोई बात नहीं। तो पहले बोला कि सर एनी कंट्री हैविंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बोला यहां तक, डज नॉट मैटर विच वन इज मोर पावरफुल। इसका मीनिंग सिंपल है, इसके पहले एक और लाइन लिखो, तब दोनों का साथ साथ समझ। लिखो फेडरलिज्म, इसी का दूसरा लाइन फेडरलिज्म में ही, फेडरलिज्म is the idea, federalism is the idea federalism is the idea लिखो, to
have, federalism is the idea to have two layers of government, two layers of government or more than two layers of government, or more than टू लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब दो या दो से ज्यादा। More than. हाँ, मोर देन टू लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, टू लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सुनो ध्यान से। तो मैंने पहले जो बोला उसको पहले हिंदी में समझ लो। मैंने बोला सिंपल कि फेडरलिज्म उसको बोलते हैं जिसमें दो गवर्नमेंट होना ही चाहिए, फिक्स बात है। मिनिमम कितने होने चाहिए? दो से ज्यादा भी हो चलेगा, लेकिन जनरली आप देखोगे किसी भी देश में दो ही तरफ के होते हैं, एक होता है केंद्र में, एक होता है राज्य में, आमतौर पे। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पे मल्टी लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, वो पॉसिबल है। और सर वो पॉसिबल है तो हम आराम से देख लेंगे, लेकिन फेडरलिज्म का सिंपल क्या मीनिंग है? फिर से पूछ रहा हूं, संघवाद का एक ही मीनिंग है, ऐसा देश जिस देश में कितने लेयर ऑफ गवर्नमेंट हो, दो या दो से ज्यादा, लेकिन मिनिमम दो तो होने चाहिए। और मिनिमम दो जब हम बोलते हैं तो मिनिमम दो का सिंपल मीनिंग है, एक सेंटर होगा, दूसरा कौन होगा? स्टेट, आमतौर पे। सुन रहे हो ध्यान से। अब मैंने आगे बोला कि फेडरलिज्म में इज द आइडिया टू हैव टू लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। जब भी संघवाद बोले सर इसका मतलब क्या है, मैं बोलूं इंडिया इज ए फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। सही बोला कि गलत? क्योंकि सर इंडिया में सेंट्रल भी है और क्या है, स्टेट भी है। यस और नो? बिल्कुल। अब सर सवाल ये उठता है कि यहां तक तो चलो काम बन गया अपना, बट इंटरेस्टिंग है, इधर देख लो। फेडरलिज्म के बाद अब यहां देखो आते हैं फेडरल पे, यानी कि उसी फेडरलिज्म को हम फेडरल बोले चाहे फेडरलिज्म बोले, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना इधर, क्या सब अलर्ट हो? जोर से बोलो यस और नो। अब देखो इधर, सर मान लो मैंने बोला एक ऐसा सिस्टम जो नेचर ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग यूनिटरी हो, जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। तो आप यूनिटरी का मीनिंग क्या है? जहां सिर्फ कितना हो, एक ही गवर्नमेंट हो, या तो राज्य होना या फिर क्या हो, केंद्र हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का लॉजिक सिंपल है कि सर जहां पे एक ही सिर्फ गवर्नमेंट लेवल का हो उसको क्या बोलेंगे? यूनिटरी। और जहां इधर फेडरल, दो या दो से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे? फेडरल। फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार और, ठीक है? ध्यान से समझना। यूनिटरी का मीनिंग सिंपल क्या बोला मैंने कि सर द कंट्री हैविंग अ सिंगल गवर्नमेंट, जहां पे एक ही टाइप का गवर्नमेंट हो, बस सिंगल गवर्नमेंट हो, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो। ध्यान से सुनोगे तो सबका जवाब मिल जाएगा। सिंगल कहाँ पे है एग्जाम्पल में? अभी बताएंगे एग्जांपल। अभी वही तो, परेशान मत हो, आएगा। देखिए अब मैं एग्जांपल अभी दूंगा। तो मान लो जैसे सिंगापुर में मात्र एक ही गवर्नमेंट चलती है, बस केंद्र है वहां पे, वहां राज्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता। तो सिंगापुर, क्या मैंने बोला? सिंगापुर में मैंने एक ही बात बोला कि सर एक ही यूनिटरी लेवल का गवर्नमेंट है। तो समझ में आ रहा है? बस एक सेकंड दो। फेडरल में लिखो कि जिसमें दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट। ऑनलाइन भर इसको क्या बोलेंगे? फॉरेस्टेशन की डिफॉरेस्टेशन।
बताओ पहले। दूसरे का घर तोड़ के अपना घर बनाना पड़ता है भाई। सुअर और आते रहता था इधर, अब नहीं आ पाएगा। चलिए खैर, प्लीज इधर आइएगा, ध्यान से समझ लीजिए। पहले मैंने बोला सिंपल कि सर दो बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड कर रहे हैं। एक पहला लेयर्स ऑफ स्टेट और लेयर्स ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं लेयर या नेचर ऑफ स्टेट। मैंने बोला किसी भी कंट्री का दो ही नेचर हो सकता है, या तो वहां पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो, या फिर वहां दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट हो। जब एक ही गवर्नमेंट होगा तो क्या बोलेंगे, यूनिटरी। और फेडरलिज्म में ऑलरेडी आपको क्या लिखवाया, दो या दो से ज्यादा। तो सर ज्यादा वर्ल्ड में पूरा जनरली सिर्फ दो ही है। पॉसिबल ऐसा है कि हो सकता है मल्टीपल, लेकिन पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्री सिर्फ दो ही को फॉलो करती है, तीसरे लेयर को फॉलो नहीं करती। इसीलिए हम अगर मान लीजिए कि फेडरल का मीनिंग क्या हुआ, सर सेंटर भी होगा और स्टेट भी होगा। अरे हाँ है ना, इसलिए तो पहले फेडरलिज्म में डेफिनेशन लिखवा दिया, ध्यान से सुनना। तो फेडरलिज्म में पहले ही आपको लिखवा दिया कि या तो सेंटर होगा या क्या होगा, स्टेट। ऐसा नहीं, दोनों होगा, सेंटर भी होगा और स्टेट भी होगा। लेकिन जब हम सिर्फ यूनिटरी की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगा, चाहे स्टेट हो चाहे क्या हो, सेंटर हो। एग्जांपल क्या लिखवा है, सिंगापुर। और प्लीज ध्यान से सुनना, उसके बाद जवाब देना। अब मैंने बोला कि सर एक ऐसा देश है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो उस देश में ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होगी। अरे है ना। अब सर कॉमन सेंस से बताना, इंडिया में केंद्र ज्यादा पावरफुल है कि स्टेट ज्यादा पावरफुल है, केंद्र। फिर बात समझ आ रही है? तो मोदी जी ज्यादा पावरफुल हैं कंपैरेटिव किसके, नीतीश कुमार के, क्योंकि सर केंद्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस केस में जब सेंट्रल जो है, यानी कि सेंटर जो है वो स्टेट से बड़ा हो, एक सिचुएशन अलग काम करेगा। और दूसरा एक ऐसा केस है, यहां एग्जांपल लिख लीजिएगा, इंडिया। ठीक है, दो मिलता है, एक आपको कंट्री का मिल गया, जैसे मान लीजिए आप अमेरिकन हैं, और दूसरा जिस राज्य के हैं उस राज्य का नागरिकता मिल गया। जैसे हम मान लीजिए अपने पे सोच ले, तो एक नागरिकता मिल गया कि हम भारतीय हैं, इंडियन, और दूसरा आधार कार्ड बनवा रहे हैं काहे के लिए, क्या है, बिहारी हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बिहारी कहने पर ऑकवर्ड लगता है, लेकिन जबकि ये सिंपल बात है। ऑकवर्ड लगना ही क्यों है, वो हमारे माइंड के ऊपर है। पंजाब के लोग रहने वाले को क्या बोलते हैं, पंजाबी। सर हरियाणा के क्या, हरियाणवी। तो बिहार के क्या, बिहारी। सिंपल बात है। वो तो बस एक स्टीरियोटाइप मानसिकता दिमाग में डाल दिया गया कि ये बिहारी नहीं सुधरेगा। सर आपको बुरा लगना ही चाहिए, अगर आपको बुरा लग रहा है इसका मतलब कुछ खोट है। अब बाहर जगह तिजोली, अब युवराज सिंह क्या करता था, धोनी को बिहारी बिहारी बुलाता था। लेकिन सर जब उसने अपना दिखाया जब कमाल, तो रिस्पेक्ट आने लगता है। तो आपको काम से रिस्पेक्ट मिलेगा। तो बिहारी को भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी अपने माइंड को पूरा क्लियर कट रखिए कि बोलने से कुछ नहीं होता। इधर देखिए, तो सर मैंने बोला कि जहां एक ही टाइप का गवर्नमेंट हो, क्या बोलेंगे, रिपीट करो सब, यूनिटरी। दूसरा मैंने बोला जब आपका अगर मान लो एक और गवर्नमेंट जहां पे दो या दो से ज्यादा हो, क्या बोलेंगे, फेडरल। अब मैंने बोला अगर दो गवर्नमेंट है तो दो गवर्नमेंट में एकदम पॉसिबल है कि या तो सेंटर बड़ा होगा या फिर स्टेट बड़ा होगा। जब सेंटर बड़ा होगा तो कौन से एग्जाम्पल, इंडिया की चाइना, और जब स्टेट बड़ा होगा तो, अरे बोल लो, यूएसए। ठीक है जी, अब आगे चलो, एक और डेफिनेशन लिख लो, फिर जीवन का आनंद लेना। और अच्छे से लिखना, ठीक है। जब सेंटर बड़ा हो तब इसको बोलते हैं यूनिटरी बायस। पहले ये लिखो, और प्लीज मैं बार बोल रहा हूं, पेशेंस रखना, हड़बड़ाना मत, ठीक है, आराम से सुनना, पहले हड़बड़ाना बिल्कुल मत, सब कुछ आ जाएगा। यूनिटरी बायस, और यहां लिखना फेडरल बायस। एकदम शांति रहना, एकदम चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ, फिर भी मन शांत होना चाहिए। तभी आईएएस का मतलब है, धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगा। अगर नहीं है तब भी हो जाएगा, धीरे, चिंता नहीं करना है। यूनिटरी बायस, BIAS, वहां है फेडरल बायस। अब पहले मीनिंग पूरा एक ही साथ इकट्ठा समझा देता हूं। एग्जाम्पल इंडिया, एग्जाम्पल यूएसए, पहले लिख लो और 2 मिनट ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, नॉर्मली सिंपल, कि सर देखिए अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं सर, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां पे टक, एक खत्म। अब मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द 2 बेसिस,
दो बेसिस पे हम डिवाइड करना चाहते हैं। पहला बेसिस है कि सर नेचर ऑफ स्टेट कैसा होना चाहिए, तो मैंने बोला कि किसी भी देश में दो ही पॉसिबल है, या तो यूनिटरी गवर्नमेंट होगा या क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी का मीनिंग है ऐसा देश जहां पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो, उसको सर यूनिटरी बोलेंगे। एग्जाम्पल हमने बोल दिया सिंगापुर। यहां तक क्लियर है जी। दूसरा मैंने बोला ऐसा जहां पे सर, ऐसा देश जहां पे दो या दो से ज्यादा हो, तो आमतौर पे सर दो हम लोग मान के चलते हैं, सेंटर और स्टेट। तो ये भी पॉसिबल है कि दो है तो किसी एक कोई एक क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा और कोई एक कम पावरफुल होगा। तो इधर देख लीजिए, जब इधर फेडरल गवर्नमेंट विथ सेंटर ग्रेटर देन स्टेट हो तो हम उसको बोलते हैं ये कंट्री हैविंग फेडरल गवर्नमेंट विथ यूनिटरी बायस कैन बी कॉल्ड एज इंडिया। तो क्या हम बोल सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विथ यूनिटरी बायस, बोल सकते हैं क्या? तो काइंडली पहले एक स्टेटमेंट लिखिए कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विथ अ यूनिटरी बायस। लिख लिए? ये भी लिख सकते हैं क्या कि सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कंट्री विथ यूनिटरी बायस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल विथ यूनिटरी बायस। लिखिए सेम है ही। इंडिया की जगह पे मैंने क्या लिखा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत का संविधान इज अ फेडरल विथ, कंट्री हटा दीजिए, यूनिटरी बायस कर दीजिए। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल विथ यूनिटरी बायस। ठीक है जी। क्या ये बात समझ में आया कि पहले नहीं आया? आया? लास्ट बार बोल दे रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलने वाला हूं, इसीलिए ध्यान से सुन लेना, कुछ इसके बाद जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। सिंपल है, मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के दो बेसिस पे डिवीजन हो रहे हैं। उस दो बेसिस पे मैंने बोला है, पहला बेसिस है लेयर्स या नेचर ऑफ स्टेट। उसके बाद मैंने सिंपल आपको बोला कि इसमें दो टाइप्स हैं, एक ऐसा देश जहां पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी। एक ऐसा देश जहां पे दो या दो से ज्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे, फेडरल। यूनिटरी जो है उसका एक ही एग्जाम्पल है बेस्ट, कौन, सिंगापुर। उसके बाद हम फेडरल की बात करते हैं, तो मैंने दो चीज आपको ध्यान से बोला सर, फेडरल में एक ही इंपॉर्टेंट है क्या कि सर अगर सेंटर ग्रेटर देन स्टेट होगा तो उसको यूनिटरी बायस बोलेंगे, अगर स्टेट पावरफुल हो जाएगा सेंटर से तो क्या बोलेंगे, फेडरल बायस। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल विथ फेडरल बायस? अरे बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यूएसए हैव द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल बायस, इंडिया इज हैविंग द फेडरल विथ यूनिटरी बायस। यहां तक क्लियर है जी। तो पहला बेसिस क्लियर है, अब दूसरे बेसिस पे उसका डिवीजन देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। तो चलिए आगे आते हैं दूसरे बेसिस पे। ठीक है, दूसरा लिखिए, कोडिफिकेशन। उधर पेंट तोड़ रहा है, उधर बच्चा बैठ के बस ऐसे देख रहा है, जैसे पेंट गिरा वैसे ताली बजा रहा है। मतलब उनका अपना अलग इंजॉयमेंट है। ठीक है, तो दूसरा बेसिस क्या है? पहला बेसिस क्या था, लेयर्स या नेचर ऑफ स्टेट। दूसरा बेसिस क्या है, कोडिफिकेशन। ठीक है जी। तो कोडिफिकेशन का मीनिंग है कि सर किस तरीके से लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो एक आ जाएगा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ए, और दूसरा बी अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक हो गया रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या हो गया, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछने का वक्त आ गया है, जितना पढ़ाया हूं उतना उसी में से।
तो कौन से बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन में कितने टाइप हो गए? 2 या 3? 2। एक हो गया रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या हो गया? अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जब भी हम कभी बोलते हैं ना कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कुछ लोग को ये लगता है कि सर लग रहा है हाथ से लिखा गया है, और कुछ लोग टाइप किया गया है। कुछ ऐसा भी महसूस होता है, जो कि स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, आज के बाद जब भी मैं बोलूं रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको एक ही बात समझना है, रिटेन इन सिंगल डॉक्यूमेंट, सिर्फ एक जगह पे एक ही डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ हो, उसको बोलते हैं रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। अब संविधान क्या है? एक किताब है, और उसी किताब के अंदर सारी चीजें लिखी गई हैं, एक जगह है। अगर आपको आर्टिकल्स नंबर ढूंढने हैं तो जरूरी है कि आपको एक ही बुक लेना है। ये नहीं कि आर्टिकल्स के लिए अलग है, फिर पार्ट्स के लिए अलग, फिर उसके बाद शेड्यूल्स के लिए और अलग, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही जगह लिखा हुआ है। तो रिटेन का मीनिंग क्या समझ में आया? कि सर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हर कुछ क्या है, एक ही जगह पे लिखा हुआ है, मतलब रिटेन इन वन सिंगल डॉक्यूमेंट। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम्पल क्या लिखोगे? इंडिया, क्योंकि इंडिया में सर सिर्फ संविधान ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, और सारा चीज एक ही जगह लिखा हुआ है। कुछ बुझा रहा है? बुझा रहा होगा। दूसरा है अनरिटेन। खुद से लिखो, मैंने बताने वाला। क्या लिखोगे? जहां अलग अलग जगह पे लॉज लिखा गया हो। कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? यूके। अरे यूके बताया था 3 लॉज, पार्लियामेंट लॉ, फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें था, फिर उसके बाद आपका एक और था, क्या था बताओ जल्दी। यूके में 3 लॉ पढ़ाया था। ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो उसमें क्या है सर, एक जगह लिखा हुआ है क्या? नहीं। अगर ह्यूमन राइट का देखना है अलग, फिर सुप्रीम कोर्ट का देखना है अलग, फिर उसका अलग। यहां पे सर एक ही जगह पे लिखा हुआ है, इसलिए इंडिया इज ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए बोलते, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि भारत के लोगों ने हाथ से लिखा और यूके के लोगों ने टाइप कर दिया। भाई टाइप करने से पहले भी तो लिखोगे ना बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं सर, मन में आया था टाइप कर दिए। जिस समय वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उस समय टाइपिंग में नहीं चल रहा था। तो रिटन का मीनिंग क्या है कि सर जब एक ही डॉक्यूमेंट में लिखा हो, एक ही किताब में सब कुछ लिखी हुई हो, तो बोलेंगे क्या? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जब अलग अलग किताबों में अलग अलग लॉज लिखे हुए तो क्या बोलेंगे? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और एग्जाम्पल में अनरिटन में क्या दीजिएगा? यूके। यूएसए नहीं दीजिएगा, यूके। मेरी बात समझ में आ रही है? यूके अलग है, तो अभी आप यूके पहले लिख लो और चिंता कतई ना करो। अब यहां तक हो गया। सर कौन से बेसिस पे हुआ है? लेयर्स पे कि कोडिफिकेशन पे? कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का सिंपल मीनिंग ये बोल रहे हैं कि लिखा हुआ किस प्रकार से है। तो जब एक जगह पे लिखा हुआ हो तो रिटेन की अनरिटेन? अरे बोलो रिटेन। और जब अलग अलग जगहों पे नियम, अलग अलग जगहों पे कानून लिखे हुए हैं तो क्या बोलेंगे? अनरिटेन। एग्जाम्पल क्या? इंडिया, यूके। चलिए, और ऑलरेडी इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया था कि यूके हैज 3 लॉज, तो दिमाग चलते रहना चाहिए। आगे चलिए नेक्स्ट। अब एक पॉइंट लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन क्या अनरिटेन? अनरिटेन। एक नोट करके लिखिए, यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज अ अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। यूके कॉन्स्टिट्यूशन हैज अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, या यूके हैज अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ लिखो, यूके हैज अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़िया। अब एक कोशिश करके देखो, खुद से सोचो। मैंने बोला कि यूके हैज, अगर मैंने बोला कि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले 2 बातें समझना। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पढ़ाया था, पढ़ाया था ना? पढ़ाया था। तो बताना जरा, क्या हम अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कह सकते हैं कि नहीं? फिर से बोल रहा हूं, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अलग है दोनों। अनरिटेन का मीनिंग क्या है? जिसका अलग अलग लिखा हुआ हो, और अलग अलग लिखा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी तो क्या है? अलग अलग है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग लॉज हैं। तो लिखो नोट करके पॉइंट, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। इतना डेप्थ में जाता ही नहीं लोग, बस हो गया ऊपर से पढ़ लेता है। लिखो, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन
अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कहा जा सकता है। अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी कहा जा सकता है। नोट करके लिखना, ये पॉइंट डायरेक्ट पूछा हुआ ये। दूसरा नोट, तो जब अनरिटन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कह रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम रिटेन को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कह सकते हैं या नहीं? ध्यान से सुनना, क्या हम रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कह सकते हैं क्या? जिनको लगता है यस, पूरा हाथ खड़े करें। क्योंकि एक ही जगह पे ना लिखा है तो ये सब बिल्कुल बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, मजाक चल रहा है सर, बिल्कुल बोल रहे हैं। मैंने आपसे सिंपल बोला, क्या बोला कि सर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नहीं बोलेंगे, बल्कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं सिर्फ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला था, एक और एक के अंदर सब कुछ, तो बात तो मैं वही बोल रहा हूं। तो अनरिटेन को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहा जा सकता है, लेकिन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नहीं कहा जाएगा। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? बुझाया कि बुझाइए गया? सर ध्यान से समझ लेना, ये बहुत बारीक चीज है जो आपको समझना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पहले ही इसलिए मैंने पढ़ा दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या बोला था, संविधानवाद की एक आइडिया आया कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसके लिए हमने अलग अलग लॉज बना दिए, तो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। और जब हमने एक ही लॉ को सबसे ज्यादा सुप्रीम बना दिया तो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने बोला अनरिटेन को हम आराम से बोल सकते हैं क्या, कि सर अनरिटेन को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बोल सकते हैं, क्योंकि अनरिटेन का मीनिंग क्या है, जो अलग अलग लिखा हुआ है, और उसी को सर क्या बोलेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी क्या है, अलग अलग हैं। और जब हम बोलते हैं कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिखो जल्दी से, नोट करके दूसरा पॉइंट लिख लो कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को। और अपने भाषा में लिखा करो, एक एक शब्द मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं, आप बच्चे नहीं है 10th वाले, 9th वाले और 8 वाले, सर लघु उत्तरीय लिखवाइए और दीर्घ उत्तरीय लिखवाइए, वो काम नहीं करिए। आप भावना को समझिए, खुद से लिख लीजिए, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं और कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आज सब खा के नहीं आए ना, इसलिए सब ऐसा कर रहा है। खाओ कहिएगा कल से, जितना वो दाना पीना सब खा के आइएगा। हाँ समझ रहे? हाँ मतलब दाना मतलब मैं चावल दाल करके बात किया हूँ, उस दाने की बात नहीं किया हूँ। हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है, लोग रोटी दाना पानी ऐसे बोलते हैं खाने को। तो मैं बोल रहा हूँ इंडिया हैज, लिखते जाना, फर्स्ट लिखना, क्वेश्चन तो पूछ ही लूंगा।
आज का जो क्लास छोड़ा है मैं बता दे रहा हूँ, संडे मना रहा है, नुकसान हो जाएगा उसको, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसके बाद ये पूरे पॉलिटी में इस्तेमाल होगा हर जगह। बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर इसके बाद अगर नहीं समझ पाएगा तो। समझ रहे हैं? डेप्थ में है वो। 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपके सामने, नजर उठाइए, चारों स्टेटमेंट को देखिए, बताइए कौन सही है कौन गलत है। सब सही है, मजाक तो नहीं चल रहा? चलिए सर, बहुत अच्छी बात। मुझे सही से मतलब से ज्यादा क्या मतलब है बताता हूं। जब अगर स्टेटमेंट आए कि इंडिया हैज अ रूल ऑफ लॉ, इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, इंडिया इज अ फेडरल विथ यूनिटरी बायस एंड इंडिया इज हैविंग अ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, तो चारों स्टेटमेंट जब आए तो आपको इन चारों का पूरा पीछे का पूरा कहानी पता होना चाहिए कि ये किस तर्ज पे हो रहा है। रूल ऑफ लॉ क्यों है? क्योंकि उसका आंसर आपको पता है 4 पॉइंट। अरे यस और नो? ऑलरेडी पता है ये लॉ ग्रेटर देन पीपल क्यों है, बिकॉज 4 पॉइंट। दूसरा आपने कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी क्यों है, सेम उसका सेम पॉइंट्स। थर्ड, फेडरल विथ यूनिटरी बायस, आपको पूरा कहानी पता होना चाहिए कहां से शुरू किया, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पूरा, वो पूरा आपको कहानी पता होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो सर मैंने तो आराम से आपको लिख दिया खाली चारों स्टेटमेंट। ऐसा ही यूपीएससी में आपको क्या करता है, अलग अलग स्टेटमेंट लिखेगा, इसमें से पूछा जाता है, सीधा सा बात है कि इन 4 में से कौन सा है, तो ए में लिख देगा कि 1 and 2 आर करेक्ट, दूसरा में लिख देगा 3rd and 4 आर इनकरेक्ट, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, थर्ड ये ऐसे करके दे देगा। समझ रहे? ऊपर से रट्टा मार के गए 1 नंबरिया, कुछ नहीं होगा। 1 नंबरिया में आइए नहीं रहे, कहा है रूल ऑफ लॉ में? वहां लिखा हुआ नहीं, वहां तो सीधा पूछा है कि भारत का जो है वो लिखित संविधान है, ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए पॉलिटी में बार बार बोल रहा हूँ, समझिएगा। जितना डेप्थ में जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऑलरेडी बोल के रखा हूँ, पूरा डेप्थ में होगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपको पीएचडी लेवल तक आपको पॉलिटी या जितना भी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, गारंटी बोल रहा हूँ। पीएचडी, और बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, और उस स्टेटमेंट के लिए मैं पूरा रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पीजीयूजी किसी चीज का आप तैयारी कर, पीजीयूजी का एग्जाम दे रहे हैं, नेट का एग्जाम दे रहे हैं, जो भी एग्जाम आप दे दीजिए, जिस सब्जेक्ट से भी है, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाया हूं उन सारे सब्जेक्ट के आप महारत हासिल हो जाएंगे अगर आप पूरे एक एक चीज को ध्यान से पढ़े हैं। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से किसी सिलेबस को पढ़ने की। अगर आप पॉलिटी का एग्जाम देने वाले हैं, पीजी पॉलिटी से कर रहे हैं, आप आराम से जितना मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ के दीजिए, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी। आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए सर ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो ऐसे कि इतना क्या जरूरत है, तो मैं बता रहा हूँ बहुत नुकसान हो जाएगा आपको। और एक और बात, ये मौका हर बार मिलता भी नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, कभी नहीं मिलेगा आपको, गारंटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इसकी कीमत, तो इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, तो इंडिया हैज अ रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, फेडरल विथ यूनिटरी बायस एंड इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है जी? तो ये चारों स्टेटमेंट को दिमाग में रख लीजिए और ऐसा ही एज इट इज लिख लीजिएगा नोट करके। और ये जब आए तो सर ऐसा मत सोचिएगा कि आप रटने के लिए, आप जब जाएंगे और इसको पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ, तो सर आपको पता होना चाहिए, अच्छा रूल ऑफ लॉ क्यों है, मतलब लॉ ग्रेटर देन पीपल, और लॉ ग्रेटर देन पीपल क्यों बनाए, क्योंकि 4 पॉइंट, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ही बोले कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी क्यों है, तो उसका वो भी 4 पॉइंट से कनेक्टेड है। जब हम बोले फेडरल विथ यूनिटरी बायस, तो क्या याद रखना है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया था। पहला लेयर्स ऑफ स्टेट या नेचर ऑफ स्टेट, उसमें यह बोला गया कि सर यूनिटरी का मीनिंग है जहां पे सिंगल एक गवर्नमेंट, उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी। और उसके बाद मैंने बोला कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा क्या बोलेंगे, फेडरल। लेकिन अगर 2 है तो 2 में से सेंटर अगर पावरफुल है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी बायस। और जब अगर स्टेट बड़ा है तो क्या बोलेंगे, फेडरल बायस। इसीलिए इंडिया हैविंग क्या वर्ड किया, फेडरल क्यों बोला हमने, क्योंकि 2 और उसके अंदर सेंटर बड़ा है, इसलिए क्या बोला, यूनिटरी बायस। तो इंडिया इज हैविंग ए फेडरल विथ यूनिटरी बायस। क्लियर है? अरे है ना? और उसके बाद सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन जब सिंगल डॉक्यूमेंट में सारे चीज लिखा हुआ हो तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एंड सर मैंने बोला अनरिटन क्या है, जो अलग अलग लॉज अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए उनको अनरिटन बोलते हैं। और एग्जांपल आपको यूके पता है, इसलिए अनरिटन को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी कह सकते हैं, बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ही कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज नहीं कह सकते। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़िए, जीवन का आनंद लीजिए, मजा आएगा। आप चलिए लिखिए, आप एक और एग्जांपल लिखिए, टाइप्स ऑफ किसको, फिर कंफ्यूज हो गए। मैंने बोला था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, अनरिटन फिर वही नहीं, वो सोचना ही नहीं है, आप सीधा ऐसे सोचो अलग है, इसलिए कंफ्यूजन मत होना। सीधा ऐसे सोचो कि अनरिटन का मीनिंग है अलग अलग और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग अलग होता है, ये मत सोचो उसके अंदर है। भाई अंदर है, लेकिन हमने हेड किसको बनाया,
कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी कह रहे हैं। तो उसको अलग अलग ही सोचना, दिमाग ज्यादा मत लगा देना, नहीं तो मजा आ जाएगा फिर। चलिए आगे आइए, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। इसीलिए याद रखिएगा, मेरे पढ़ाने का सिंपल एक ही लॉजिक है, मैं इस तरह से पहले ही पढ़ाता हूं कि आपको उसी फ्लो में पढ़ना है, आपको ना कुछ सोचना है ना समझना है, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि मेहनत ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो मेरे पढ़ा देने के बाद जाके घर पे दिमाग लगाइएगा, यहां मत लगाइएगा, क्योंकि यहां पे आप जिस तरह से पढ़ाओ उस तरह से समझ जाइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह से मैं पढ़ाऊं उस तरह से आप समझ गए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, और उसके बाद फिर मजा आ जाएगा आपको। इसलिए ध्यान रख के सिर्फ सुनिएगा बस, क्लास खत्म होने होने तक हर क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे। बस दिमाग यही होना चाहिए, दिमाग कहीं और ना जाए, बस यही रहेगा ना सबका दिमाग। नहीं, मुझे इतना तो जरूर पता है कि अभी बहुत लोग का दिमाग इधर उधर चल रहा है, ठीक है, मतलब क्योंकि वेडिंग सीजन चल ही रहा है, अभी वेडिंग सीजन ज्यादा चल रहा है, हर दिन पों पों बज रहा है आसपास। और वेडिंग सीजन जब चलता है तो सबको लगता है कि कार्ड सबके घर पे आया, हमरा लगे नहीं आया कार्ड। कार्ड आना चाहिए था भाई, जरूरी है। नहीं तो बैचलर वाले सबसे अच्छे होते हैं, लॉज में रहने वाले, वो तैयार रहते हैं, कहाँ बाजता तो जैसे ही बजा निकल गया। एक शादी में गया, अभी अभी जस्ट न्यूज में उसका आया था अभी तुरंत पहले, तो वही लॉज वाले थे, तो कुछ वो बच्चा चला गया, तो दूल्हा जो था वो देख लिया, तो दूल्हा उसको पकड़ लिया, बोला का, तो बोला कि तुम अपने दोस्तों के लिए भी लेते चले जाना, अच्छा चीज़ है वो। तो उसने क्या किया, बोला कि जितने लोग हो लॉज में, कितने लोग हो बताओ। बोला कि सर हम लोग टोटल 23 है। बोला ठीक है, मैं बोल देता हूँ, पैक करके लेके चले जाओ। तो अच्छी बात है ये, तो क्यों समझाओ, क्योंकि वो IAS ऑफिसर था दूल्हा, तो जानता है उस बात को कि बैचलर लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फैमिली को थोड़ी ना, फैमिली को तो रहता है बेटा एकदम जी रहा है मस्त जीवन, वो तो बैचलर लोगों को पता है कि खिचड़ी चोखा पे सर से काम चल रहा है अपना। तो आपको भी वही बोल रहा हूँ कि आपको भी समझना है। और पार्टी फंक्शन या शादी जब भी आपके घर में हो तो आप मेक श्योर करें, अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो हमेशा, कि जो कोई आ रहा है, तो ही मैंने बोला था कि गरीब तबके को थोड़ा ज़्यादा आप उनको वैल्यू करें। रिश्तेदार कोई हैं ठीक है, उनको भी वैल्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब तबकों को दीजिए, जो बच्चे हैं तो उनको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना सफिशियंट आप रहिए। मैं आपको यकीन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप कितने भी कमजोर ग्रुप के होंगे और आपके यहाँ पार्टी हो भी रहा है, फिर भी आप उसमें से जितना देंगे ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा इतना होगा जो आपके मतलब बहुत कम होगा, जो आप मैनेज कर सकते हैं 4-5 दिन 10 दिन में आराम से। अब समझ पा रहे हैं, जो इंसान अगर 1 लाख खर्च कर सकता है, वहाँ पे अगर 20,000 और खर्चा कर देगा तो उसका कुछ होने वाला नहीं है। इनफैक्ट लाइफ में बहुत आप आगे तरक्की कर जाएंगे। इसीलिए कुछ लोगों को थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दिया करिए। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए रिक्शे वाले, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से, अगर वो 10 मांगे आप 11 दे दो, 12 दे दो। कॉबलर आपसे मांगे तो सर उसके जगह पे आप दे दो, जो मेहनत का काम है, ठीक है, उनको आप ज़्यादा बढ़ा के दे दो। उस 1-2 रुपए 10 रुपए बढ़ा के देने से क्या होगा, आपका तो कुछ नहीं होगा, पूरे लाइफ में आप कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे जीवन, अगर आप 100 साल जीते हो, अभी तो कम है एक्सपेक्टेंसी, अगर आप 60-70 साल भी जीते हो, तो आपको पता है इस प्रोसेस में मात्र 1 लाख खर्चा होगा। लेकिन उस 1 रुपए और 2 रुपए एक्स्ट्रा देने से जो आपकी पर्सनालिटी ग्रो कर जाएगी ना, वो करोड़ों अरबों में होगी। इसीलिए आप देखना ध्यान से कि जब किसी जाते हैं और बाल कटवाने, और मान लो 40 रुपए वो लेता है, आप उसको मान लो 60 रुपए दे दिए फॉर एग्जाम्पल, कि भाई ठीक है मेहनत किया रख ले। या रिक्शे वाले को आपने दे दिया कि 50 मांगा, आपने उसको बोला कि 70 दे देंगे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ये सब चीजें, ये सब आपको जानना जरूरी है। नहीं तो आप IAS खाली पढ़ के कोई नहीं बनता है कि रूम में बैठ के पढ़ के, ऐसा कोई नहीं है। ग्राउंड लेवल पे ही आपको काम करना पड़ेगा। आप उन्हीं जंगलों में जाके काम करेंगे। ट्रेनिंग में आपको असम में, त्रिपुरा में भेजा जाएगा, अरुणाचल में, और वहाँ जाके जंगलों में आप पढ़ाएंगे, काम करेंगे, लकड़ियाँ उठाएंगे, फिर अपना व्यवस्था करेंगे, खाना बनाएंगे, वो सब कुछ आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। IAS बन के हवा में नहीं उड़ जाइएगा आप, ग्राउंड पे आपको लोगों के लिए काम करना पड़ता है। तो मेरा एग्जाम था NDA का, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जस्ट 12th में था और उसी समय 2016 में मैं एग्जाम देने जा रहा था। मैं सेंटर पे लगभग लेट हो गया था, दिल्ली में पेपर था मेरा, लेट हो गया था। और लेट होने के बाद वो रिक्शा वाले के पास पहुंचा, तो रिक्शा वाला जो था, आपको मैंने सोचा था, मैं मानता नहीं था इन सब चीज़ों को। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं ऐसा थोड़ी है मैं परफेक्ट हूँ, मैं मानता नहीं था, बट मैंने उस दिन एक्सपीरियंस से सीखता चला गया तो समझ में आ गया। तो सर रिक्शा वाले का मैंने देखा कि वो उसने बोला 40 रुपये लेंगे बाबूजी। हम बोले ठीक है भाई, अभी तो ऐसे भी लेट हो रहा है, पहुँचना है ही। हम बोले कि ठीक है 40 रुपये नहीं, हम आपको 50 रुपये दे देंगे। तो जैसे बोले 50 रुपये दे देंगे, तो फिर थोड़ा सख्ते में आया, क्योंकि दिल्ली ऐसे शहर में ऐसे भी आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने वाले कम ही है। मेरे पास वहाँ तो ये होता 40 रुपये ले वो
वहाँ अलग ही लेवल पे चल रहा है। अब सर ये इतना जोर से बोला, बोला अच्छा अच्छा ठीक है कितना दीजिए। वहाँ पे अलग लॉजिक चलता है। ऑटो वाला को बोले, ऑटो वाला बोलेगा 500 पता है ये वाला क्या बोलेगा 30 रुपए में चल वो। अब सर बताइए ये कौन सा लॉजिक है भाई, 500 से सीधा खाना है 30 रुपया, तो बोल लेता है लोग। अब सर उसको दिया तो मैंने देखा क्या, उस 10 रुपए का इंपॉर्टेंस मुझे उस दिन समझ आया कि रिक्शा वाला जो सेंटर के सारे रिक्शा वाले सेंटर से कुछ और दूरी पे उतार दे रहे थे। ठीक भाई, आप समझ रहे हो, उस 10 रुपए ने काम बस ये किया कि वो 10 रुपए उस सेंटर पे पहले पहुंचाया, गेट बंद करने वाला था। इंटरेस्टिंग बात है कि रिक्शा वाले का अपना एरिया होता है, तो जिस स्कूल में वो केंद्रीय विद्यालय में मेरा सेंटर पड़ा था, तो वो जो रिक्शा वाला था वो डेली उसको कुछ बच्चों को उसमें ले जाकर छोड़ता था। गार्ड को बोला कि जाने दो इनको, जबकि टाइम लेट हो गया था, 5 मिनट जस्ट लेट हुआ था, गेट क्लोज होने वाला था। आप समझ रहे हो, उस 10 रुपए ने उस दिन मेरा इतना काम किया। तब मैं समझा कि, तब मैंने उसको बोला कि आप रुकना, मैं मतलब पेपर देके आपसे, जब अंदर गया तो बोला कि आप रुकना, मेरा छुट्टी 2 बजे होगा, आप वहाँ रुकना, मैं आपसे मिलूंगा। समझ रहे हो, तो पेपर दे के आया तो मैंने उसको, तो वही मैंने आपको बोला कि बहुत सारी चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें बड़ा मैटर कर जाती हैं, और वो एग्जाम टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान रखा करिएगा। और इन लोगों को रिक्शा वाले सर पूरे बॉडी का ना नस नस इनका हिल जाता है मेहनत करने में, पूरे बॉडी का नस नस। और हम लोग जानते हैं साइकोलॉजी क्या है समाज में, इसलिए आईएएस नहीं बन पाते हैं बच्चे, वो समझते नहीं ना बात को। हम लोग उसी से कम कराते हैं जिससे कम कराना नहीं चाहिए। जैसे हम सब्जी वाले से कम कर बोलेगा 10 रुपए 5 रुपए में दे मैं लोग कहते हो, आप उससे कम करा रहे हैं। रिक्शा वाला 30 रुपए बोलेगा, आप उससे 25 रुपए बोलेंगे। लेकिन सर जब आप कैब करते हैं ना, बुक कैब, सो कॉल्ड ओला एंड उबर, इधर तो थोड़ा अभी नहीं है उतना, दिल्ली वगैरह में है, तो ओला उबर 148 रुपये अगर 0.59 ले रहा है, तो आप उससे एक बार औकात नहीं आपको बोलिएगा कि भैया 130 में चलिएगा क्या, बोलेगा उतर जाइए यहीं पे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए कुछ तमगों को, आपकी जिम्मेदारी है, आप आईएएस बनने वाले हैं, किसी और को मैं क्यों समझाऊंगा, आप बनने वाले हैं, आपको समझना है। और कसम से बता रहा हूँ, इससे आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, इसलिए ध्यान रखा करिएगा। ठीक है जी, अरे समझे कि बोर हो गए? चलिए ज्ञान खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो सर अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और मेरा टर्निंग पॉइंट था, और मेरे साथ एक बने 2-3 बार हुआ है। आईआईटी के पेपर के समय एक्सीडेंट हो गया मेरा पूरा, मैं पूरा बाएं साइड से पूरा छिला हुआ था, ब्लड था एकदम, सिर्फ हाथ मेरा बस, ये राइट साइड, राइट वाला सलामत था, बाएं पूरा बर्बाद था मैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ स्टोरी सफीन हुसैन का भी था। हम हालांकि बताया, वो पहले आईएएस बन गए तो उन्होंने बता दिया, तब हम उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन सेम कोइंसिडेंस ऑलरेडी हुआ पड़ा और भयंकर हुआ था। तो कुछ कुछ चीज़ें हुई थी पेपर में, उसके बाद फिर हुआ, उसके बाद अलग लेवल पे फिर मैं, और ये बात बहुत किसी को नहीं पता है, बहुत कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानते, मैं बताऊंगा क्यों। मेरे फैमिली के बहुत सारे मेंबर नहीं जानते। आपकी खुद की लड़ाई है, खुद लड़नी पड़ती है, कोई नहीं आएगा उस समय। अब आपको डिसाइड करना है कि आप 2 साल मेहनत किए हैं तो पेपर दीजिएगा या जाके हॉस्पिटल में जाइएगा। तो 2 साल मेहनत किए हैं तो सर 3 घंटे में आप बर्दाश्त करके पेपर दे लीजिए, नहीं तो फिर आपको 1 साल और मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए सर जो आप मेहनत किए हैं वो दे दीजिए। भगवान साथ परीक्षा लेते रहते हैं, भगवान देखते हैं औकात कितना है तुम में, और कुछ नहीं देखते हैं बस कि तुम टूट जाते हो कि तुम पेपर दे लेते हो। कुछ लोग टूट जाते हैं आसानी से, इसलिए आईएएस कम ही बनते हैं। तो जान लगा के रखिए, छोड़िए मत, एकदम ऐसा अप्रोच रखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम वैसा ही अप्रोच रखिए, अप्रोच कम मत करिए एकदम। हाँ, सिंपल सा बात है। चलिए आगे आइए, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम लिखिए, और इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करिए इसको। एक लिखिए पॉलिटिकल, दूसरा लिखिए इकोनॉमिक। इसमें यहाँ पे भी क्या है ना, यहाँ पे भी 2 बेसिस पे है। हाँ, ये वाला भी 2 बेसिस पे है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम ऑन द 2 बेसिस, यहाँ पे भी 2 बेसिस है, बेसिस 1 और यहाँ पे बेसिस 2। ठीक, तो बेसिस 1 क्या है? बेसिस 1 है कि पॉलिटिकल रूप से कैसे है, मतलब कि अगर हम पॉलिटिकल के हिसाब से करें, प्लीज ध्यान से समझना, ये पॉलिटी में जितना आप पढ़ के आए ना, नहीं नहीं, ये दूसरा टॉपिक है, ये गवर्नमेंट सिस्टम में पढ़ा रहा हूं आपको, वो अभी रखो। ये यहाँ नया टॉपिक लिखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से बोला हूं, नया टॉपिक लिखो। पॉलिटी में हम लोग खाली राष्ट्रपति, गवर्नर, प्रधानमंत्री जानते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम है। ठीक है, आई एम श्योर कि बहुत लोग पॉलिटी पढ़े ही होंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं पढ़े हैं। आप जब आते हैं तो पॉलिटी कुछ ना कुछ तो पढ़ के आते ही हैं, बट पॉलिटी जैसा आप पढ़ के आते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है और मज़ेदार है। सबसे बड़े बोरिंग लग रहा है क्या?
मजेदार लगेगा सर, आपको पता चलेगा। तो पॉलिटिकल में एक लिख लीजिए डेमोक्रेसी और दूसरा लिख लीजिए अनार्की, ANARCHY। और मैं टाइम दे रहा हूं अच्छे से, तो हड़बड़ाना मत, जब दे रहा हूं तो चुपचाप लिख लो। दिल्ली में तो ऐसा भी नहीं मिलेगा, मिटा देगा वो। लिख लिए? चल, तो इधर लिख लिया पॉलिटिकल, इसमें क्या लिखे डेमोक्रेसी और क्या अनार्की। इधर लिखना इकोनॉमिकल बेसिस, और ये सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, इसमें पहला लिखना इकोनॉमिकल में फर्स्ट कैपिटलिज्म लिखो, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। दूसरा सोशलिज्म, सामाजिक या समाजवाद। एंड तीसरा लिखना कम्युनिज्म, साम्यवाद, जिसको कम्युनिस्ट बोलते हैं। कम्युनिस्ट सुने हैं ना आप लोग? सुने तो होंगे ही। कम्युनिस्ट पार्टी भी होती है, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लिख लिया यहां तक? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज क्लास में मुझे सच में हंसी आ रही है उन लोगों पे जिनका आज बर्बाद होने वाला है। इधर देखो, डेमोक्रेसी में दो लिख लेना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लिख लिए? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया। टेबल बन गया ये वाला? नहीं, मुझे इसलिए मैं पूछा हूं टेबल बन गया क्योंकि टेबल भी और लंबा जाने वाला है। आप लोग जैसे बना रहे होंगे तो कभी को लगता है जा इतना ही, ऐसा कभी कभी हो सकता है, इसलिए मैं पूछा हूं। तो खैर बना लेना अपना बाद में। ये हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा क्या हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां तक कोई दिक्कत? अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में 4 टाइप लिख लेना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं बनना चाह रहे, कॉपी में दिक्कत हो रहा है, तो यहां लिख लेना 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मैं एक टेबल में बना लोगे घर जाके, ताकि अच्छा रहेगा, एक टेबल में रिवाइज हो जाएगा आपका। 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आपको मैंने एक बार RIP पढ़ाया था, नहीं देते? RIP मतलब क्या होता है? रेस्ट इन पीस। फोटो पे लिखा रहता है, बहुत लगा लगा लेते हैं RIP, उनको खुद ही नहीं पता होता है RIP लिखा गया है। सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत RIP। अच्छा, बॉल वाला पूछ रहे RIP क्या होता है रे? अब अच्छा बॉल इसको बोला, गूगल पे सर्च मार। गूगल पे सर्च मार है तो रेस्ट इन पीस नहीं, कुछ और लिखा हुआ आ गया। तो कहने का लॉजिक है RIP से क्यों बोल रहे हैं। देखो 4 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में मैंने आपको पढ़ा रहा था एक दिन, मैंने बोला भी था कि जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसका जिक्र आएगा, मैंने बोला था आपको। तो RIP होता है, बस स्क्वायर लगा दो खाली, R स्क्वायर क्या है? 4 टाइप्स लिखा हो ना, कितना टाइप्स? 4। तो इस R स्क्वायर से एक R का मीनिंग है रेफरेंडम। एक R का मीनिंग क्या है? रेफरेंडम। बहुत बढ़िया। आगे दूसरा R का मीनिंग है रिकॉल। और तीसरा R का मीनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, इनिशिएटिव। और चौथा का मीनिंग है प्लेबिसाइट। याद करो, प्लेबिसाइट कहां सुने थे? IIN में बताया था मैंने कि जब इंडिया पाकिस्तान का पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने बोला था कि प्लेबिसाइट के लिए यूएन मौजीब, याद है, ग्रुप आया था वहां से। खैर कोई बात नहीं, अभी के लिए उसको समझ जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कितने टाइप्स हो गए? 4 हो गए। इनडायरेक्ट के 8 हैं। क्या? नहीं, डरा रहा हूं, 8 नहीं है, ठीक है। तो अभी कहोगे सर पागल हो जाएंगे।
पहले ही लिख लिए, हम समझेंगे बारीकी से। पहले आप टेबल बना लो, मैं टाइम दूंगा अभी। एक टेबल यहीं पे बना लो, क्या हमको पूरा विश्वास है कि आप घर पे बना के लाएंगे, इसलिए यहीं पे बना लीजिएगा, ठीक है? पहले ही बना लीजिए। कुछ लोग घर पे जाके बनाते हैं, बाकी कुछ लोग तो वहां पे घर पे क्या करते हैं तो वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छे से पता है हमको घर पे जाने के बाद क्या होता है। इधर बेड पड़ा हुआ है, बैग इधर फेंका, ऐसे एक तकिया लगाया, समझ रहे सर? यही चलता है, वो मुझे अपना अच्छे से पता। फिर 15 मिनट बाद मम्मी बेटा हाथ मुंह धो लो, खा लो। अगर मम्मी है तो, अकेले रहते हैं तो फिर बता खाना दे, ठीक है? अब उसके बाद 15-20 मिनट बाद अपना कांड शुरू होता है। उसके बाद खा के सर अभी तो रजाई का दिन है आप समझ रहे हैं? खुशी आए की बार। उसके बाद निकले, फिर उठे कब 3 बजे। मम्मी पापा बोल रहे सुत ल दिन सुता रात सुता, समय मिले तो और ही सुता समझ सर? पूरा एकदम दिन इतना छोटू सा है, कब निकल जा रहा है पता नहीं चला। सो के उठे देख रहा अंधेरा हो गया, समझे? मतलब अंधेरा तो लगभग होने वाला होता है, ठीक है? अब ध्यान से समझो। तो ये आपको डेमोक्रेसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले ये क्लियर है, ठीक है? इनडायरेक्ट का लिख लो टाइप्स, ज्यादा नहीं है, कम ही है। और टेबल प्लीज बना लो, 2 मिनट में शांत हो जाता हूं। टेबल पहले बना लो पूरा अच्छे से, इनको का उसमें रहना आप लोग, ठीक है? और उसको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे और मैपिंग में डिस्कशन करेंगे। अगर जिसको जरूरी होगा जाने के लिए चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। इनडायरेक्ट में 3 लिख लो। पहला लिख लो इनडायरेक्ट में प्रेसिडेंशियल, ठीक है? प्रेसिडेंशियल। दूसरा लिख लो पार्लियामेंट्री, दूसरा लिख लो पार्लियामेंट्री, संसदीय व्यवस्था, ठीक है जी? और तीसरा लिख लो सेमी प्रेसिडेंशियल, तीसरा क्या लिख लेना है? सेमी प्रेसिडेंशियल। तो पहला प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, और तीसरा क्या? सेमी प्रेसिडेंशियल। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा बाय गॉड। आप टेबल बना लीजिए, 2 मिनट चुप हो जाता हूँ अच्छे से। एक बार जो बना लिए ठीक है, एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जो नहीं बनाए अभी बनाइए, अभी इधर इधर जल्दी। पूरा जो मैंने अलग अलग लिखा है ना, उसको एक पेज पे जैसे है खटाखट यही बनाएंगे। कारण है उसका, इसलिए बोल दे रहा हूँ जल्दी बनाओ। और बना के अभी मैं चेक करूंगा अभी सभी का, तब मैं इसके आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। चलो स्टार्ट हो जाओ जल्दी से, क्विक। पूरा टेबल एक साथ बनाइए। कहां से बनाएंगे? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम से। और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बाद आपने, मैंने आपको बताया क्या क्या, पहले क्या लिखोगे? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का 2 बेसिस है, एक है पॉलिटिकल बेसिस, दूसरा क्या है? इकोनॉमिकल। पॉलिटिकल बेसिस पे आपको 2 बताना है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बाद, हाँ सॉरी डेमोक्रेसी, हाँ एनआरकी। उसके बाद, अब उसके बाद मैंने डेमोक्रेसी में बोला डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 टाइप हो गए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के 3 टाइप हो गए, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंशियल। यहां तक क्लियर? एक टेबल पे क्विक थोड़ा सा बना लीजिए, फिर ताकि जीवन का आनंद लें और हम आगे बढ़े। बस सांस लेने का मौका दे रहे हैं। कुछ लोग नोट्स बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा, मुझे देख के मतलब खुशी होता है। किसी का भी नोट्स जब अच्छा होता है ना, तो आपको देख के खुद अच्छा लगता है, वाह क्या बनाया, भले वो दुश्मन क्यों नहीं हो। और उसका राइटिंग बढ़िया तभी लगता है, भले कुछ हो वाले के राइटिंग बढ़िया हो। मेरी बात समझ ऐसा तो बोलते हैं लोग, बड़ा भल आदमी बा क्योंकि राइटिंग बढ़िया है। इतना स्वीट लैंग्वेज सर कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड में। हम लोग पहली बार मिलते हैं किसी को तो आप ही बोलते हैं। हरियाणा में मिलेंगे तो सर लगे गाली ही दे रहा है पहली बार समझा कि उसका टोन। धीरे धीरे आप रहेंगे तो हैबिचुअल हो जाएगा। शुरुआत में बहुत गुस्सा आएगा आपको। जब मैं था फरीदाबाद में तो मुझे एहसास हुआ इस बात का। क्विक बना लीजिएगा, अभी देखूंगा सभी का आके एक झलक, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और यही पूरा का पूरा जो आप लोग से टेबल अभी बनवा रहा हूं, ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो टेबल को थोड़ा ध्यान रखना है।
ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक एक टेबल में आपका सारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है, मजा आएगा आपको मतलब। और जितने टेबल्स मैं बनवाऊंगा उस सारे टेबल्स में पूरे पॉलिटी को और कवर करना है, तो आराम से 8 या 10 टेबल में पूरे पॉलिटी का आईएएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसीलिए उन सारे टेबल्स को जो जो मैं बोलूंगा उन सारे टेबल्स को आपको जाकर उसको एज इट इज उसको बढ़िया से लिखकर और उसको चिपका लेना है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत काम आएगा आपको, बहुत ज्यादा। हो गया। ठीक है, बना लिए पूरा। तो मैं एक बार सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, बाकी इसको एक्सप्लेन और सारा 1 by 1 आगे करेंगे, इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझिएगा, ठीक है, तब आगे बताएंगे आपको। तो पहला मैंने बोला था, फिर से एक बार बता रहा हूं, क्या था? गवर्नमेंट सिस्टम। क्या है बोला? टाइप्स। पॉलिटिकल। पहला बेसिस क्या था? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल के बेसिस पे क्या हो गया? डेमोक्रेसी। और दूसरा क्या हो गया? अनार्की। ठीक। इधर बोला था सेकंड बेसिस इकोनॉमिकल, आर्थिक। तो क्या था पहला? कैपिटलिज्म। फिर क्या था? सोशियोलिज्म। और फिर उसके बाद कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म। मेरी बात समझ में आ रही है? बस मैं तेजी में थोड़ा लिखते जा रहा हूं। डायरेक्ट, यहां पे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के दो मीनिंग्स। एक क्या हो गया? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा क्या हुआ? इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 टाइप्स। टेक्निक क्या था? आर स्क्वायर IP। RIP ध्यान रखो, रेस्ट इन पीस, जब कोई मरते हैं तो होता ही है, उस पर स्क्वायर लगा दो, R स्क्वायर IP हो जाएगा। पहला क्या था? रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट। चारों यहां से हो गए। इनडायरेक्ट में 3, क्या? प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंशियल। यहां तक पहले समझ में आ रहा है? अब ये हो गए इनडायरेक्ट। अब इंटरेस्टिंग तरीके से क्या है, हमने जो टेबल बनाया है, इस टेबल में हमें पूरे के पूरे टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना है। ये सारे, जितना ये टेबल्स का एक अप्रोच है, ये सारे टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा। पहले यहां तक क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा 1 by 1 चलूंगा। जैसे देखो, मैं हो सकता है कि पहले डायरेक्ट समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले हो सकता है मैं इनडायरेक्ट भी समझा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरीके से आपके दिमाग में फिट होगा वो मेरे ऊपर है, वो मैं एज इट इज आपको कनेक्ट करवा लूंगा। सुन रहे हो? चलो, तो पहले मैं क्या करता हूं, थोड़ा हिंट देता हूं आपको, फिर आगे बढ़ता हूं। यहां देखो, डेमोक्रेसी और दूसरा है अनार्की। अनार्की का सिंपल एक ही मीनिंग, ध्यान से समझना, जहां पे जिस किसी किंग को या गवर्नमेंट को पीपल उसको नहीं चुनती हो, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसको सर चुनने वाला कोई और इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, तो वो हो गया सर क्या है? अनार्की। डेमोक्रेसी का एक ही मीनिंग अभी समझिएगा, सिंपल, ऐसा कंट्री, ऐसा देश जहां पे किसी भी गवर्नमेंट को पीपल के द्वारा चुना जाता हो, इलेक्शंस होते हो, तो सर उसको बोलेंगे क्या? डेमोक्रेसी। अब सवाल ये उठता है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो ठीक है, डेमोक्रेसी है, बट डेमोक्रेसी में 2 टाइप है, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो है जहां पे, इधर ध्यान से सुनना, जहां पे लोग डायरेक्टली ये बोलते हो कि ये करिए या ये मत करिए। मतलब अभी एग्जांपल बताऊंगा। उसी तरीके से इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट का अलग फॉर्म है। जैसे आप ऐसे महसूस करो, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो क्या प्रधानमंत्री का, या जैसे प्रधानमंत्री को वोट देना है, तो क्या हम और आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोट दे सकते हैं क्या? अब से समझना, हम लोग क्या करते हैं, उसके एमपीज को देते हैं या एमएलए विधायक को देते हैं जो उस पार्टी का है, और सर उसके बाद जिसकी बहुमत आती है उसकी सरकार बनती है, और फिर उसके बाद वो लोग उसमें से अपना प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिकली प्राइम मिनिस्टर को हमने डायरेक्टली वोट किया कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। अरे हाँ है ना? लेकिन अगर मैं बोलूं, जैसे फिर से मान लो प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, तो आप लोगों में से कोई ऐसे हैं क्या जो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट करते हैं? कुछ होंगे तो बता देना, मतलब नहीं, मतलब मैं एक बार देख लूंगा कि कहीं हो सकता है। तो प्रेसिडेंट का कभी भी इलेक्शन डायरेक्ट होगा नहीं, बस रिलैक्स रखो। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एमएलए को चुनते हैं, और एमएलए फिर हमारे बिहाफ पे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो लॉजिकली देखोगे तो जहां पे हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में, वो है सर आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जहां पे इनडायरेक्ट कर रहे हो, आगे चल के मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। सुनो ध्यान से। तो पहले मैं बता रहा हूं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें क्या हुआ, आपने नाम सुना या नहीं सुना है? देखो, रेफरेंडम। रेफरेंडम का मीनिंग होता है हिंदी में जनमत संग्रह।
रेफरेंडम का मीनिंग क्या है? जनमत संग्रह। जन मतलब क्या है? लोग, मत मतलब उनका डिसीजन, और संग्रह जब सारे लोग मिलके एक ही बात बोलते हैं तो सर इंटरेस्टिंग बात कमाल हो जाएगा। देखो इधर आपको मैंने बोला था कि यूके जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ये सर 4 कंट्री से मिलकर बना है। अरे बोला था ना, पहला स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नीदरलैंड, ठीक है, वेल्स हो गया, और नॉर्दर्न आयरलैंड। सर कमाल की बात है, लोग को यही लगता है यूके माने इंग्लैंड, ब्रिटेन माने भी इंग्लैंड इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि हर चीज का यूके जो है तभी बोलेंगे जब इन चारों कंट्री का हो, और ब्रिटेन तब बोलेंगे जब उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं हो, ये 3 कंट्री हो तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रिटेन। अब समझना, इधर देखो नॉर्दर्न आयरलैंड क्या कह रहा है, हमको यूके के साथ नहीं रहना है, ध्यान से समझना। अब स्कॉटलैंड भी कह रहा है हमको भी यूके के साथ नहीं रहना है। तो सर क्या किया, स्कॉटलैंड के गवर्नमेंट ने एक रेफरेंडम करवाया, जनमत संग्रह, वोटिंग करवाया, लोगों से पूछा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि हम यूके से अलग हो जाएं? कुछ समझ में आ रहा है? तो वोट ऐसा हो गया 49:51। 49% लोग का कहना था नहीं, 51% लोग का कहना था मान लो हाँ, या फिर से उल्टा समझ लो, 51% लोगों ने ना बोला, 49% लोगों ने हाँ बोला। अरे कुछ बात नहीं समझ रहे हो? इधर इधर इस वोट में जितने लोग पार्टिसिपेट हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने डायरेक्ट ये बात बोला है? यस और नो? जैसे आजकल एक सर्वे आता है ऑनलाइन, आप जब वीडियो देखेंगे तो आएगा कि ऑनलाइन सर्वे के लिए आप 2 मिनट यहाँ पे आप अपना पार्टिसिपेट करिए, जैसे मैसेज से जाते रहता है। और सर अधिकतर लोग ऑनलाइन सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसलिए बोला गया कि ऑनलाइन सर्वे में आइए, 50 रुपया पाइए। आप जाकर सर्वे, जैसे फीडबैक होता है ना, अमेजोन पे आप कोई चीज सामान या प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो फीडबैक नीचे होता है 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार। वो करता कौन है? हम और आप। अरे ऐसा नो सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि गलत कभी भी आप स्टार मत दीजिए, उससे किसी और का घर खराब हो जाएगा। आप समझ पा रहे मेरी बात? तो अधिकतर लोग अब क्या करते हैं, फीडबैक नहीं देते थे, तो अब देखिएगा एक सिस्टम चालू हुआ है, आपको 50 रुपये या 100 रुपये मिलेगा और आपको वहां पे जाकर रेटिंग देना होता है। वहां पे एक आएगा, बोलेगा कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए, 50 रुपया पेटीएम आपको मिल जाएगा। तो कमाने का धंधा क्या है, आप समझ रहे हैं? 100 नेटवर्किंग साइट्स है ऑनलाइन, हर किसी का फीडबैक आप दे रहे हैं 100, 50-50 रुपये मिला, 50-100 कितना हुआ? 5000। इट्स नॉट ए बैड जॉब। लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जब रेटिंग दे तो कृपया करके ईमानदारी से दे, तो क्या होता है, कपड़ा मिला फटा हुआ लिखता वेरी नाइस, आप समझ रहे, उसको 5 स्टार दे दिया। अब दूसरा वाला जो मंगाया, वो जिसका फीडबैक रहता है उसको देखता है, अच्छा उसका गलती से नंबर मिल गया तो उसको मेल करता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि बेटा ये आपको वेरी नाइस कैसे आपको सूझा, आई डोंट नो, बट मेरे को तो ऐसा मिला है ना, बाई गॉड मजा आ गया है समझ रहे? तो डायरेक्ट का, रेफरेंडम का सिंपल मीनिंग है कि जब लोग डायरेक्टली किसी चीज को बोलते हैं कि सर ये करना चाहिए नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, बीच में कोई मीडिएटर है क्या? नहीं, डायरेक्ट हमने गवर्नमेंट को बोला कि हाँ आपको अलग हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो क्या हो गया? रेफरेंडम। इसी को बोलते हैं जनमत संग्रह। इंटरेस्टिंग हुआ कि स्कॉटलैंड ने भी यही बात बोला, नॉर्दर्न आयरलैंड ने बोला। यही केस है रसिया और क्रीमिया का। क्रीमिया आप नाम सुने होंगे और मैंने मैप में आपको पढ़ाया है। तो क्रीमिया बोला क्या, क्रीमिया कि हमको रसिया के साथ नहीं रहना है, सुना ध्यान से, रसिया के साथ नहीं रहना। तो फिर वहां पे रेफरेंडम हुआ। क्या हुआ? कहने का सिंपल मीनिंग है सर, आपको टॉपिक समझना है कि रेफरेंडम का मीनिंग होता है कि जब लोग डायरेक्टली अपने विचार को, अपने सहमति या असहमति को डायरेक्टली गवर्नमेंट के समक्ष रखें तो उसको क्या बोलेंगे? रेफरेंडम। और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ? डायरेक्ट हुआ। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं तो 2-3 बात का ध्यान रखेंगे। रेफरेंडम के बाद जैसे आईपी, ठीक है, आ सकता है आज जी। अब रेफरेंडम की जगह पे मान लीजिए, उसके बाद रेफरेंडम के बाद है रिकॉल, रिकॉल के बाद है इनिशिएटिव। मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशिएटिव के बाद है प्लेबिसाइट। इन सब का मीनिंग बारी बारी से समझेंगे, क्योंकि आज पूरा का पूरा एक ही टर्म्स मुझे समझाना पड़ेगा, नहीं तो ये समझ में फिर आपको नहीं आएगा। इसलिए मैं जितना टेबल बनाया हूं वो टेबल मैं 2 क्लास में खत्म करूंगा। एक क्लास में ये पूरा इतना और दूसरे क्लास में ये पूरा, नहीं तो
नहीं बुझाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए किस चीज़ को कहाँ दिमाग में डालना है वो मेरे ऊपर रहने दीजिए। अब मैं ओवरऑल आपको एक पूरा पैटर्न बना देता हूँ, एक बार रिवाइज करके समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सुन रहे ध्यान से? अरे है ना? और जब आप आए क्लास में तो कृपया करके खाना वाना खा के आए, ताकि चेहरे पे 12, 1, 2 ना बजे और आप एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सके। सुन रहे हो? तो चलो, पहला मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। पूरे पॉलिटी को एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, दिमाग में पिक्चर बना लेना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला मैंने बोला सर टोटल थीम कितना था? 9 थीम के अलावा मैंने बोला कि सर 3 जो अलग अलग टाइप्स है, मैंने बोला कि पॉलिटी किसको बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस क्या है, गवर्नेंस क्या है, तीनों का अलग अलग मीनिंग है। लोग यहाँ पे पॉलिटी भी बोल देते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो वो अलग अलग मीनिंग है, तीनों का ध्यान रखिएगा। आगे मैंने आपको बोला ऑरिजिन ऑफ लॉ, कानून की उत्पत्ति, कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी, और कानून की जरूरत पड़ी तो सर इंडिया में कानून को ही बड़ा लोगों से क्यों माना गया, लोगों को क्यों नहीं माना गया कि लोग बड़े होंगे कानून से। उसके 4 कारण मैंने बोला था। आवर पास्ट, हमारा इतिहास, ऐसा अंग्रेजों ने इतना कूटा हमको कि सर हमें डर लगता था, इंसानों के शक्ल में भूत नजर आता था, तो हमने इंसानों को पावर दिया नहीं। दूसरा मैंने क्या बोला? सोशल स्टेटस। उस समय मात्र जब आजाद हुआ भारत 16% पुरुष मात्र शिक्षित थे और 9% मात्र महिलाएं शिक्षित थी, तो लगभग पूरा जनसंख्या क्या था? अनपढ़। थर्ड पॉइंट डाइवर्सिटी, इतनी जाति, इतनी भेदभाव है इंडिया में कि सर एक आदमी को पावर दे ही नहीं सकते। फोर्थ पॉइंट था इनवॉलेंटरी फेडरलिज्म, क्योंकि आप राज्यों को जबरदस्ती अपने साथ मिलाए थे, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। पहले यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये पूरा कांड के बाद मैंने आपको बताया कि सर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, संविधानवाद क्या है, उसके बाद मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या है, फिर मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्लियर है जी? उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। आगे मैंने 2 और बात बताया, जैसे आपको बेसिस बताया अलग अलग। पहला बेसिस लॉज का टाइप्स में था क्या क्या, कि सर टारगेट क्या है, मतलब किसके लिए हम कर रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट के लिए और दूसरा सिटीजन्स के लिए। दूसरा इम्पैक्ट, किस पे असर होगा, तो एक सिविल लॉ, एक क्रिमिनल लॉ। तीसरा इंटेंसिटी था, कौन कौन सा लॉज, एक हो गया आपका कौन सा, जनरल लॉ, स्पेसिफिक लॉ, बाई लॉज या डेलीगेटेड लॉज। फिर आगे बढ़ेंगे तो सर आगे बढ़ेंगे तो फिर दूसरा बेसिस, कौन कौन सा बेसिस आगे सर। अब एक और बात जो लॉज वाले में बोला कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि सर फेडरलिज्म कैसे काम करता है। तो मैंने बोला एक ऐसा देश जहां पर सिर्फ एक ही टाइप का गवर्नमेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी गवर्नमेंट। एग्जाम्पल सिंगापुर, सिंगापुर में मात्र एक ही टाइप का गवर्नमेंट है सर, वहां केंद्र राज्य नहीं है, सिर्फ एक ही है। मैंने उसके बाद बोला फेडरलिज्म जहां 2 हैं, लेकिन 2 होने के बावजूद भी सेंटर बड़ा है तो उसको बोलेंगे यूनिटरी बायस, और अगर स्टेट बड़ा है तो फेडरल बायस। यहां तक पहले क्लियर है? तो इंडिया इज अ कंट्री हैविंग फेडरल विथ यूनिटरी बायस। स्टेटमेंट सही है? अरे है ना? गुड सर। अब उसके आगे हमने बताया यहां तक, उसके यूनिटरी और फेडरल के बाद कि सर ये जो बेसिस है फिर यहां से अलग चलेगा, और ये पूरा का पूरा टेबल जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम का है। उसके पहले मैंने एक और बताया था कोडिफिकेशन, कि दूसरा बेसिस था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है कि अनरिटेन। तो रिटेन का मीनिंग है नहीं कि हाथ से लिखा हुआ है कि टाइप किया हुआ है, रिटेन का मीनिंग है कि एक जगह पे लिखा हुआ है एक ही डॉक्यूमेंट में, तो उसको रिटेन बोलेंगे। अनरिटेन का मीनिंग है अलग अलग है तो उसको अनरिटेन बोलेंगे। जैसे यूके में है, अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, और मैंने बोला था यूके की पार्लियामेंट अगर चाहती है कि कल का कल संविधान बदल दिया जाए तो सुबह उठ के बदल दिया जाएगा, लेकिन इंडिया में पॉसिबल नहीं है। मैंने उसके बाद आपको लॉज के बारे में बोला था, एक लॉज और आर्टिकल्स का डिफरेंस बोला था, कि मतलब सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान होते हैं उसको आर्टिकल्स बोलते हैं, जबकि जो लॉज हैं उसके प्रावधान को क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि सर अगर 1 है न्यूमेरिकल में तो क्या होगा वो पार्ट्स, उसके बाद आर्टिकल्स, फिर क्लॉज, और तब क्या होगा सब क्लॉज। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं इसके बाद और कल कंटिन्यू करते हैं। मजा आया क्या? तो कल कंटिन्यू करेंगे। और आज जो है नॉर्मली आप थोड़ा देर उसको करके क्या बोलते हैं, मैं अभी डिस्कशन करूंगा स्ट्रैटेजी भी और थोड़ा सा मैपिंग भी, तो हम लोग उसको कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप लोग का टाइम जो है उसी लेवल पे चलता रहेगा, और मैपिंग वाला पार्ट 11 बजे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें कंटिन्यू चलता रहेगा, तो उसमें से आप कवर अप कर लेंगे। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं।